शुरुआत में हम एक ब्लैक पर्सन को देखते हैं जो कि रोड साइड पे वॉक कर रहा था। अब मैं स्पेसिफिकली ब्लैक इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इस फिल्म में स्किन कलर और रेसिज्म की इम्पोर्टेंस बहुत है। सो उस ब्लैक इंसान के बगल में एक वाइट कार आके रुकती है एंड देन वी सी कि कोई अनजान इंसान उस कार से निकलकर इस ब्लैक पर्सन को किडनैप कर लेता है। सीन चेंज होती है एंड येट अगेन वी सी अनदर ब्लैक गाय जिसका नाम क्रिस वॉशिंगटन था। क्रिस की गर्लफ्रेंड का नाम रोज था और रोज एक वाइट लड़की थी। बाय प्रोफेशन क्रिस एक फोटोग्राफर था और रोज बताती है कि क्रिस उसका पहला ब्लैक बॉयफ्रेंड है। रोज वांटेड कि क्रिस उसके फैमिली से मिले और क्रिस वाज अ बिट नर्वस बिकॉज रोज के फैमिली को पता नहीं था कि क्रिस इज अ ब्लैक गाय। रोज के पेरेंट्स के घर जाने से पहले क्रिस अपने फ्रेंड रॉड को फ़ोन करता है ताकि वो उसके कुत्ते सिड का ख्याल रख सके। रॉड वॉज ऑल्सो ए ब्लैक गाय जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता था। एनीवेज रोज अपने कार में क्रिस को अपने पेरेंट्स के घर की तरफ ले जाती है जहाँ रास्ते में उसके कार से एक हिरन टकरा जाती है। इस टक्कर से हिरन की वहीं मौत हो जाती है एंड दे इमीडिएटली कॉल ए पुलिस। अब हालांकि कार रोज चला रही थी, पुलिस बार बार क्रिस से उसकी लाइसेंस मांग रहा था। रोज इस बात पे बहुत गुस्सा होती है बिकॉज शी थॉट कि क्रिस इज अ ब्लैक गाय एंड दैट पुलिस वाज अ वाइट गाय और इसलिए वो क्रिस को परेशान करने की कोशिश कर रहा था। रोज के गुस्से होने के कारण पुलिस उन्हें वहां से जाने देती है एंड फाइनली ये दोनों पहुंच जाते हैं रोज के पेरेंट्स के घर। रोज के पिता का नाम डीन आर्मिटेज था और उसकी माँ का नाम मिसी आर्मिटेज था। डीन और मिसी दोनों बहुत ही फन लविंग लोग थे और वो एकदम खुले दिल से क्रिस को एक्सेप्ट करते हैं। डीन तो ये तक बोलते हैं कि वो ओबामा को तीसरी बार भी वोट देते बिकॉज उनके हिसाब से ओबामा वॉज द बेस्ट प्रेसिडेंट। बातों बातों में हमें पता चलता है कि डीन वॉज ए न्यूरोसर्जन और मिसी वॉज ए साइकियाट्रिस्ट। रोज का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम जेरेमी था और वो भी अपने पिता की तरह मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा था। डीन क्रिस को अपने घर दिखाते हैं जो कि बहुत ही आलीशान था और शहर से काफ़ी बाहर था एंड क्रिस नोटिस करता है कि वहाँ दो नौकर थे और वो दोनों ब्लैक पीपल थे। इससे पहले क्रिस कुछ सोच पाता, डीन खुद उसे बोलते हैं कि ये दोनों सर्वेंट्स उनके माँ बाप का ख्याल रखते थे एंड आफ्टर देयर डेथ डीन ने इन दोनों को हमेशा के लिए यहाँ रख लिया बिकॉज उनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। डीन क्रिस को बताते हैं कि 1936 ओलंपिक मैराथन क्वालिफाइंग राउंड में उनके डैड सेकंड आए थे बिकॉज फर्स्ट आने वाले इंसान का नाम था जेसे डीन्स और वो इंसान एक ब्लैक पर्सन था। सब कुछ एकदम नॉर्मल दिख रहा था लेकिन वी एज अ व्यूअर नोटिस करते हैं कि रोज के माता पिता क्रिस को लेकर कुछ ज़्यादा ही खुश थे विच वॉज नॉट लुकिंग कॉमन। नॉट ओनली दैट इनके घर के नौकर वॉल्टर और जॉर्जिना थोड़े एबनॉर्मल सा बिहेव कर रहे थे एंड क्रिस भी इस बात को नोटिस करता है। सेम डे रोज का छोटा भाई जेरेमी भी वहां आता है और डिनर टेबल पे सभी लोग एक साथ बैठते हैं। जेरेमी लगातार कुछ रेसिस्ट बातें किए जा रहा था। लाइक वो क्रिस से पूछता है कि इफ हिज फेवरेट स्पोर्ट इज यूएफसी। क्रिस फिजिकली इतना वेल बिल्ट है, वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में अच्छा करेगा एंड ही इवन चैलेंजेस हिम फॉर ए जूडो फाइट। मिसी तुरंत ही जेरेमी को अंदर जाने बोलती है एंड नेक्स्ट सीन में हम क्रिस और रोज को एक कमरे में देखते हैं। रोज एकदम गुस्से में होती है बिकॉज उसका भाई क्रिस के साथ ऐसे बिहेव किया एंड इवन अ पेरेंट्स क्रिस से कुछ ज़्यादा ही स्वीट बिहेव कर रहे थे। क्रिस इन बातों को लाइटली लेता है और फिर दोनों सोने चले जाते हैं। उसी रात क्रिस की नींद खुलती है और वो स्मोक करने के लिए बाहर जाता है। वहाँ वो इस घर के सर्वेंट वॉल्टर को बहुत तेज़ी से अपनी तरफ दौड़ते हुए देखता है एंड इससे पहले कि वो उससे टकराता वॉल्टर अपनी दिशा बदलकर दूसरी तरफ दौड़ने लगता है। नॉट ओनली दैट जॉर्जिना भी अपने कमरे में खुद को बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से निहार रही थी। क्रिस फौरन ही घर के अंदर वापस आता है जहाँ उसे रोज की माँ मिसी एक चेयर पे बैठी हुई दिखती है। मिसी क्रिस को अपने पास बिठाती है और वो उसे ये बोलकर हिप्नोटाइज करने लगती है कि इस प्रोसेस से उसके सिगरेट पीने की आदत छूट जाएगी। मिसी बार बार एक कप में चम्मच घुमा रही थी और वो क्रिस से उसकी माँ के बारे में पूछने लगती है। हम देख पाते हैं कि क्रिस हिप्नोटाइज हो रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो किसी अंधेरे प्लेस में नीचे गिरता जा रहा है। इस प्लेस को मिसी द संकन प्लेस बुलाती थी एंड क्रिस अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। फिर अचानक से हम क्रिस को अपने कमरे में देखते हैं जहां वो झटके से उठता है और उसे ऐसा लगता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। सो नेक्स्ट डे क्रिस गार्डन में वॉल्टर से मिलता है जो उसे लास्ट नाइट के लिए अपोलोजाइज करता है। वॉल्टर बोलता है कि वो दौड़कर एक्सरसाइज कर रहा था और वो ये भी बोलता है कि लास्ट नाइट क्रिस मिसी के ऑफिस में काफ़ी देर तक था। यहाँ हम ऑडियंस देख पाते हैं कि वॉल्टर बहुत ही एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था। आई मीन यूजुअली बूढ़े लोग ऐसा बिहेव करते हैं।
क्रिस फौरन ही हिप्नोटिज्म वाली बात अपनी गर्लफ्रेंड रोज को बताता है और वो ये भी बोलता है कि अब वो स्मोक नहीं कर पा रहा बिकॉज सिगरेट के बारे में सोचते ही उसे उल्टी जैसी फीलिंग आने लगती है। तो सेम डे इस फैमिली की एक ग्रैंड रियूनियन थी जहाँ रोज के कई वाइट रिलेटिव्स आते हैं। अब ऑब्वियसली क्रिस को इतने सारे वाइट लोगों के बीच थोड़ा अजीब फील हो रहा था, बट ही वॉज हैंडलिंग देम नाइसली। ये सभी वाइट लोग क्रिस के साथ अजीब बिहेव कर रहे थे। लाइक कभी वो क्रिस के बॉडी को फील करके उसकी तारीफ करते थे, सेइंग कि हाउ वेल बिल्ट ही इज, तो कभी उससे ये पूछते थे कि क्या वो गोल्फ खेलता है। इट वॉज वेरी स्ट्रेंज बिकॉज ऐसा सवाल अक्सर वही लोग कर रहे थे जो काफ़ी बूढ़े थे। मूविंग ऑन, क्रिस को वहाँ उस पार्टी में फाइनली एक ब्लैक इंसान दिखता है जिसका नाम एंड्रू लोगन किंग था। लेकिन एंड्रू भी थोड़ा अजीब ही बिहेव कर रहा था। उसने एक बूढ़े वाइट पर्सन की तरह खुद को ड्रेस किया था और उसके बातचीत करने का तरीका भी एकदम अलग था जैसे एक वाइट लोग बोलते हैं। नॉट ओनली दैट, उसकी बीवी उससे ऑलमोस्ट 30-40 साल बड़ी थी जो कि एक वाइट लेडी थी। अब दोस्तों, मुझे एंड्रू लोगन किंग को देखकर ऐसा लगा कि ये वही इंसान था जिसे हम मूवी के फर्स्ट सीन में किडनैप होते देखते हैं, जस्ट दैट अब इसकी मूछें नहीं थी और इसका पहनावा अलग हो गया था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, सो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो इसके बाद क्रिस मिलता है जिम हडसन नाम के इंसान से जो क्रिस को पहले से ही जानता था। जिम अंधा था और प्रोफेशन वाइज वो एक फोटो गैलरी चलाता था जिसका नाम हडसन गैलरी था। इस गैलरी में क्रिस भी अपने फोटोज को ऑक्शन के लिए डालता था एंड दैट इज वाई जिम न्यू कि क्रिस कौन है। जिम बताता है कि उसे भी एक फोटोग्राफर बनना था लेकिन हिज आई वॉज नॉट दैट गुड। मोरओवर वो कुछ ही दिन एज ए फोटोग्राफर काम करने के बाद अंधा हो गया था एंड तब से वो हडसन गैलरी चलाने लगा। क्रिस वॉज फीलिंग बैड फॉर जिम बिकॉज जिम अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाया था। तो इसके बाद हम क्रिस को वापस घर के अंदर जाते देखते हैं जहां ढेर सारे वाइट पीपल आपस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही क्रिस उनको क्रॉस करके ऊपर जाता है सभी लोग अचानक से चुप हो जाते हैं, मानो वो बस क्रिस को दिखाने के लिए आपस में बातें करने का नाटक कर रहे थे। तो जब क्रिस कमरे में पहुंचता है तो उसे अपना फ़ोन चार्जिंग से डिस्कनेक्टेड दिखता है जिसके कारण हिज फ़ोन वॉज आउट ऑफ जूस। वो रोज को बोलता है कि जरूर जॉर्जिना ने ऐसा किया होगा, मे बी बिकॉज जॉर्जिना हेट्स क्रिस। इसके बाद क्रिस अपने फ़ोन को चार्ज पे डालता है और वो अपने पुलिस फ्रेंड रॉड को कॉल करता है। वो रॉड को बताता है कि लास्ट नाइट रोज की मदर ने उसने हिप्नोटाइज किया था और यहाँ जितने भी ब्लैक लोग हैं वो सब दिखते तो यंग है लेकिन उनका हाव भाव एक बूढ़े इंसान की तरह है। रॉड क्रिस को तुरंत वहाँ से निकलने बोलता है क्योंकि उसे लगता है कि ये वाइट लोग ब्लैक पीपल को हिप्नोटाइज करके उन्हें अपना स्लेव बना लेते हैं। क्रिस फ़ोन पे बातें ही कर रहा होता है कि वहाँ जॉर्जिना आके क्रिस से माफ़ी मांगती है। वो बोलती है कि उसने जानबूझकर फ़ोन को चार्ज से नहीं हटाया बल्कि सफाई करते वक्त जब उसने फ़ोन को उठाया तो वॉइड अपने आप ही हिल गई और निकल गई। क्रिस भी उसका कंप्लेन करने के लिए अपोलोजाइज करता है और वो बोलता है कि ही इज़ जस्ट नर्वस बिकॉज दे आर टू मेनी वाइट पीपल अराउंड। इस बात पे हम जॉर्जिना को अजीब सा रिएक्शन देते हुए देखते हैं। I mean, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही है लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही है। उसकी आंखों में आंसू भी थे लेकिन जब वो बोलती है तो वो अगेन एक बूढ़ी औरत की तरह कुछ अलग ही बात बोलती है, एज इफ उसका शरीर कोई और है और उसके शरीर के अंदर कोई और है। क्रिस को बहुत अजीब फील होता है और वो बाहर एंड्रू लोगन किंग की फ़ोटो लेने जाता है बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि उसने एंड्रू को पहले कहीं देखा है। फ़ोटो लेते वक्त फ्लैश चमक जाती है और हम एंड्रू का एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखते हैं। उसके नाक से खून निकल रहा था और वो अचानक से क्रिस पे हमला कर देता है। वो बार बार चिल्ला रहा था गेट आउट गेट आउट। एंड इस सीन को देखकर हम व्यूअर्स 100% श्योर हो जाते हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सभी लोग एंड्रू को एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ से निकलने के बाद वो वापस ठीक हो गया था एंड अगेन एक बूढ़े इंसान की तरह जोक्स मार रहा था। इस सीन के बाद रोज क्रिस को अपने साथ वॉक पे ले जाती है जहां क्रिस रोज को अपने बचपन की कहानी सुनाता है। क्रिस बताता है कि जब वो 11 साल का था तो उसकी मॉम की एक्सीडेंट हो गई थी जिसमें उनकी मौत हो गई थी। उस रात क्रिस की मॉम घर नहीं आई थी एंड क्रिस 911 पे कॉल करने के बजाय टीवी देख रहा था बिकॉज ही वॉज अडिक्टेड टू टीवी। अगर वो अपने मॉम के न आने पे पुलिस को बुलाता तो शायद उसकी माँ बच जाती बिकॉज एक्सीडेंट के वो कई घंटों बाद मरी थी क्योंकि वो रोड पे अनअटेंडेड पड़ी हुई थी। क्रिस पूरी रात टीवी देखता रह गया, उधर उसकी मॉम अपनी जान गंवा दी। जब ये सारी बातें हो रही थी तो दूसरी तरफ हम डीन को सभी वाइट लोगों के साथ बिंगो खेलते देखते हैं, लेकिन ये खेल मुझे एक ऑक्शन जैसा लग रहा था बिकॉज वहाँ क्रिस की एक फ़ोटो लगी थी और ऐसा लग रहा था कि वो लोग क्रिस को बेच रहे हैं। उस खेल के विनर थे जिम हडसन जिनका हडसन गैलरीज था।
उसी रात क्रिस एंड्रू लोगन किंग की फोटो अपने फ्रेंड रॉड को भेजता है, जो तुरंत ही एंड्रू को पहचान लेता है। एंड्रू का असली नाम था एंड्रे हेवर्थ, जो कि कई दिनों से मिसिंग था। इस बात को जानते ही क्रिस तुरंत ही वहाँ से जाने का प्लान करता है और वो रोज़ को अपना सामान जल्दी से पैक करने को बोलता है। जब रोज़ अपनी पैकिंग करने जाती है तो एंड्रू को कपबोर्ड में रोज़ की कुछ अलग अलग तस्वीरें मिलती है, जिनमें वो कई डिफरेंट ब्लैक लोगों के साथ थी। इन लोगों में वॉल्टर और जॉर्जिना भी थे एंड नाउ दे आर सर्वेंट्स हियर। क्रिस एकदम डर जाता है और वो फ़ौरन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे रोज़ की पूरी फैमिली क्रिस का रास्ता रोके खड़ी थी। क्रिस रोज़ को चिल्ला चिल्ला कर कार की चाबी देने बोलता है और रोज़ घबरा कर बोल रही थी कि चाबी मिल ही नहीं रही है। एंड देन अचानक रोज़ बोलती है, तुम्हें पता है क्रिस, मैं तुम्हें चाबी नहीं दूंगी। ऐसा बोलते वक्त रोज़ के हाथ में चाबी थी और उसके एक्सप्रेशंस एकदम से चेंज हो गए थे। क्रिस समझ गया था कि रोज़ ने उसे फंसाया है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिसी तुरंत ही अपने कप पे 3 बार स्पून मारती है और क्रिस वापस से हिप्नोटाइज होकर सीधा ज़मीन पे गिरता है। वो वापस से द संकन प्लेस में चला जाता है जहाँ उसका अपने शरीर पे कोई कंट्रोल नहीं था। दूसरी तरफ हम क्रिस के फ्रेंड रॉड को बार बार क्रिस का फ़ोन लगाते देखते हैं, लेकिन नो वन वॉज आंसरिंग। वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताता है कि शायद वाइट लोगों ने क्रिस को पकड़ के अपना स्लेव बना लिया है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता है। दूसरी तरफ हम क्रिस को एक कमरे में बंधा देखते हैं जहां टीवी पे कुछ वीडियोस आ रही थी। इन वीडियोस में हम यंग आर्मिटेज फैमिली को देखते हैं जहां वो कुछ अजीब सी क्रिप्टिक बातें कर रहे थे। फिर अचानक से उस टीवी पे एक कप एंड स्पून आती है, जिसकी आवाज़ सुनते ही क्रिस वापस से बेहोश हो जाता है। अब आई नो आप सभी व्यूअर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। तो दरअसल रोज आर्मिटेज की फैमिली एक सीक्रेट ग्रुप का हिस्सा थे जिसका नाम था द ऑर्डर ऑफ द कोआगुला। रोज़ के दादाजी एक न्यूरोसर्जन थे और उन्होंने एक ऐसा मेथड निकाला था जिसके थ्रू वो एक इंसानी ब्रेन को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके लिए पहले विक्टिम को हिप्नोटाइज करना पड़ेगा, फिर उसके ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा ऑपरेट करके हटाना होगा जिससे उसका शरीर हर एक फिजिकल एक्टिविटीज़ तो कर पाए, लेकिन उसका ब्रेन खुद को ही नहीं पहचान पाए। देन वो दूसरे इंसान जो कि इस विक्टिम का बायर होगा, उसका सेम ब्रेन का हिस्सा निकाल कर इस विक्टिम के बॉडी में लगा देगा। इससे जब विक्टिम होश में आएगा तो उसे ऐसा लगेगा मानो वो कोई और है और उसकी बॉडी भी मस्त काम करेगी। विक्टिम्स की कुछ सबकॉन्शियस थॉट्स उसके दिमाग में रहेगी, लेकिन उन थॉट्स को हिप्नोटिज्म से कंट्रोल किया जाएगा। एग्जाम्पल, क्रिस को जिम हडसन ने खरीदा था जो कि काफ़ी बूढ़े थे और अंधे भी थे। अब जिम के ब्रेन को क्रिस के बॉडी और उसके सर के अंदर डाला जाएगा, जिससे उन्हें मिल जाएगा क्रिस का यंग बॉडी और क्रिस का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, बिकॉज हिल बी स्टक इन ए संकन प्लेस। यहाँ से क्रिस सब देख पाएगा, सुन पाएगा, लेकिन वो करेगा उतना ही जो जिम का दिमाग चाहेगा। इट्स जस्ट लाइक बीइंग ए पैसेंजर इन योर ओन बॉडी विच इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। तो बेसिकली रोज के घर में जो वॉल्टर था वो रोज के दादाजी थे, जॉर्जिना रोज की दादी थी, बस शरीर किसी और का था। सिमिलरली एंड्रू लोगन किंग भी उस बूढ़ी औरत का एक्चुअल पति था जो कि इस यंग बॉडी के अंदर था। ये सभी लोग एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे जिसका नाम था द ऑर्डर ऑफ द कोआगुला, और ये सोसाइटी अपने लोगों को दूसरी यंग बॉडीज देकर काइंड ऑफ अमर बना रहे थे। माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट। क्रिस को ये सारी बातें उस टीवी के जरिए पता चलती है जिसमें जिम खुद आकर उसे बोलते हैं कि अब उसका शरीर उनका होने वाला है। फिर टीवी पे आती है कप एंड स्पून, जिसकी आवाज़ को सुनकर क्रिस बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो जाती है और हम डीन को जिम का ब्रेन ऑपरेट करते देखते हैं। जेरेमी क्रिस की बॉडी लाने जाता है और जैसे ही वो उसका हाथ खोलता है, क्रिस जिम पे हमला कर देता है। असल में क्रिस जिस चेयर पे बैठा था उसकी रुई निकल रही थी और टीवी पे कप एंड स्पून वाली सीन आने से पहले उसने ढेर सारी रुई को चेयर से निकाल कर अपने कान के अंदर रख लिया, जिससे उसे कप और स्पून की आवाज़ ही सुनाई ना दे, जिससे वो वापस हिप्नोटाइज नहीं होगा। तो इसके बाद क्रिस डीन पे हमला करके उन्हें भी मार देता है एंड देन उसे मिलती है ईविल मिसी जिसने क्रिस को हिप्नोटाइज किया था। मिसी क्रिस के हाथ के अंदर चाकू मार देती है, लेकिन क्रिस उसी चाकू से मिसी को भी मार देता है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। बाहर जाने से पहले जेरेमी होश में आकर क्रिस पे वापस हमला करता है, लेकिन क्रिस उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ हम रोज को देखते हैं जो कि बिंग पे सर्च करती है टॉप NCAA प्रॉस्पेक्ट्स एंड रिजल्ट में आते हैं ढेर सारे ब्लैक हैंडसम फिजिकली स्ट्रॉन्ग लड़कों की फोटोज। ऑब्वियसली शी वाज सेलेक्टिंग हर नेक्स्ट विक्टिम। तो क्रिस कार स्टार्ट करके वहाँ से भागता है जब उसके कार के सामने जॉर्जिना आ जाती है और वो कार से टकरा जाती है।
इस आवाज को सुनकर रोज एक गन से क्रिस पे हमला करती है, लेकिन क्रिस जल्दी से जॉर्जिना की बॉडी को कार में रखकर वहां से भागता है। नाउ सिंस जॉर्जिना रोज की ग्रैनी थी, वो क्रिस पे ये बोल के हमला कर देती है कि क्रिस ने उनके पूरे परिवार को मार डाला। इस हमले से क्रिस के कार की एक्सीडेंट होती है एंड देन घटनास्थल पे आते हैं वॉल्टर एंड रोज। वॉल्टर क्रिस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस वॉल्टर के ऊपर मोबाइल फ्लैश चमकाता है। इससे वॉल्टर कुछ सेकंड्स के लिए वापस सेंसेस में आता है, लाइक वी सॉ अर्लियर विद एंड्रयू, और वो रोज से गन लेकर रोज को ही शूट कर देता है। फिर वो खुद को भी गोली मार देता है। रोज अभी भी मरी नहीं थी और क्रिस उसका गला घोंटकर मारने की कोशिश करता है। तभी हम वहाँ किसी पुलिस कार को आते देखते हैं और इस कार में क्रिस का दोस्त रॉड था जो उसे यहाँ से बचाकर दूर ले जाता है। रोज अब भी जिंदा थी और वो गोली खाकर उसी रोड के बीचों बीच पड़ी थी। शुरुआत में हम दो कोरियन शमन को देख पाते हैं और ये दोनों फ्लाइट से यूएस जा रहे हैं। इनमें से लड़की का नाम हुआरिम है और वही सीनियर थी, एंड जो बंदा उसके साथ था उसका नाम बोंगिल है। फ्लाइट के दौरान अटेंडेंट हुआरिम से जापानीज में बात करती है और हुआरिम कहती है कि वो जापानीज नहीं बल्कि एक कोरियन इंसान है। अब इस बात का क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको थियरी सेक्शन में इनमें बताऊंगा। खैर, हम जान पाते हैं कि इन दोनों शमन को पार्क फैमिली यूएस बुलाई थी क्योंकि पार्क फैमिली का नवजात शिशु किसी अजीब सी बीमारी से जूझ रहा था और इस बीमारी का पता यूएस के डॉक्टर्स भी नहीं लगा पा रहे थे। जन्म के बाद से ही बच्चा कंटिन्यूअसली रोए जा रहा था, इतना कि उसे सुलाने तक के लिए सेडेटिव दिया जा रहा था। तो हुआरिम और बोंगिल इस बच्चे को चेक करते हैं और हुआरिम फैमिली से पूछती है कि आपके परिवार में एक और इंसान है ना जिसको कुछ अजीब सी बीमारी है, मे बी वो इंसान बच्चे का पिता है या फिर बच्चे के दादाजी हैं। ये सुनते बच्चे की मां एकदम चौंक जाती है क्योंकि वाकई बच्चे के दादाजी भी अजीब कंडीशन से जूझ रहे थे। जहां मिस्टर पार्क की बीवी यानी बच्चे की मां पहले इन दोनों शमन पे शक कर रही थी, वही अब वो इनकी एक्सपर्टीज को मानने लगी थी। इस पॉइंट पे हम वारिम का एक मोनोलॉग भी सुन पाते हैं जहां वो बता रही होती है कि कैसे हमारे ब्राइट वर्ल्ड में हिडन डार्कनेस भी एग्जिस्ट करती है। ह्यूमैनिटी को अरसों से पता है कि हमारे बीच डार्कनेस एग्जिस्ट करती है और हम उसे कई नाम देते हैं जैसे कि घोस्ट, घूल्स, डीमंस वगैरह वगैरह। कभी कभी ये डार्कनेस ब्राइट साइड यानी हमारी दुनिया में आने की कोशिश करती है और तभी लोग शमन को कांटेक्ट करते हैं। वारिम भी यहाँ यिन और यांग को साइंस और सुपरस्टिशन से कंपेयर करती है और वो खुद को इनके बीच में बताती है, यानी वो एक तरह से मीडियम या कनेक्शन है। अब जैसे ही हम यिन एंड यांग सुनते हैं हम समझ पाते हैं कि हुआरिम टाओइज्म को फॉलो करती है। खैर, इसके बाद हुआरिम और बोंगिल मिस्टर पार्क से मिलते हैं और पार्क बताते हैं कि उनका बड़ा भाई भी मेंटल हॉस्पिटल में अपनी जान ले लिया था। ऐसी अजीब घटनाएं इनकी फैमिली में जनरेशनल है और अब मिस्टर पार्क को भी आंख बंद करने पे चीखें सुनाई देती है। इनफैक्ट अब तो ऐसा लग रहा है कि ये कर्ज इनके नवजात शिशु पे भी आ गया है और इसी कर्ज को हटाने के लिए उन्हें हुआरिम और बोंगिल की मदद चाहिए। अब हुआरिम सब कुछ सुनती है एंड देन वो बताती है कि ये ग्रेव कॉलिंग का केस है, यानी कि मिस्टर पार्क के जो दादाजी की आत्मा या शैडो है वो इनके ब्लड लाइन को सप्रेस कर रही है। तो ऐसे में इन्हें उनके कब्र को निकाल के या तो रीबरी करना होगा या क्रिमेट करना होगा ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। उसके बाद ही इनके फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स खत्म होगी। अब यहाँ मैं आपको पार्क फैमिली की थोड़ी सी डिटेल्स दे देता हूँ। तो पार्क फैमिली है तो साउथ कोरिया से, लेकिन अभी पूरी तरह से यूएस में सेटल्ड है। यूएस में इनका अच्छा खासा बिजनेस है, स्टिल कोरिया में भी इनका काफी जमीन जायदाद है। इन शॉर्ट कहा जाए तो ये लोग क्रेजी रिच है, लाइक बहुत ही ज्यादा अमीर, और ऐसे में वो इन शमन्स को भी बहुत ज्यादा पे कर रहे थे। अब यहाँ से सीन एक किम सांग डियोक नामक इंसान पे फोकस करती है और वो एक जियोमैंसर है। मैं आपको बता दूं कि कोरियन सोसाइटी में ऐसा कल्चर है जहां लोग ये मानते हैं कि उन्हें किसी भी काम के लिए एक परफेक्ट लोकेशन चाहिए होता है और ये लोकेशन जियोमैंसर डिसाइड करते हैं, यानी कि वो डिसाइड करते हैं कि लोकेशन अच्छा है या बुरा। इसका सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा किसी मृत इंसान को दफनाने वक्त है, क्योंकि मृत को हमेशा एक अच्छी सी लोकेशन पे ही दफनाना चाहिए, तभी तो उन्हें प्रॉपर्ली शांति मिल पाएगी। अब चाइना या फिर इनफैक्ट कोरिया में भी इसे फैंग शुई भी कहा जाता है और उस हिसाब से सांग डियोक एक फैंग शुई मास्टर हुए। सांग के साथ यहाँ हम योंग ग्वेन नामक इंसान को भी देखते हैं जो कि एक मॉर्टिशियन है, यानी उसके पास ग्रेव्स वगैरह को बड़ी करना, मूव करना, फ्यूनरल अरेंज करवाना, इन सब का लाइसेंस है। फिलहाल ये दोनों एक अमीर फैमिली के साथ है जहां इस फैमिली की ग्रैनी के कब्र को वापस खोला जा रहा था। क्यों? क्योंकि सपोजिटली उनकी आत्मा को पूर्ण शांति नहीं मिली थी, तभी तो वो फैमिली में सभी के ड्रीम्स में बार बार आ रही थी। दिस वाज सरप्राइजिंग क्योंकि इस अमीर फैमिली को ये लोकेशन सांग ही बताए थे और ये लोकेशन परफेक्ट है क्योंकि यहाँ नेचर के पांचों एलिमेंट्स का संगम है, तो आइडियली कुछ प्रॉब्लम्स होनी तो नहीं चाहिए थी। खैर, कब्र को खोलने के बाद सांग नोटिस करते हैं कि कब्र में दादी की डेंचर्स यानी नकली दांतें होती हैं ना, वो नहीं थी। पूछताछ से पता चलता है कि फैमिली का यंगेस्ट किड अपनी दादी के दांतों को
अपने पास रख लिया था लाइक ए मोमेंटो, यानी उन्हें याद करने के लिए, और इसी वजह से दादी की आत्मा को शांति नहीं मिल पाई थी। आइडियली कोरिया में माना जाता है कि किसी इंसान के मौत के बाद उनके बिलोंगिंग्स को या तो जला दिया जाए या फिर उनके साथ ही दफनाया जाए। तो हाँ, इसी डेंचर्स की वजह से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और डेंचर्स लौटाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये पूरा केस मैं आपको नहीं भी बता सकता था, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सांग के काम को ठीक ढंग से समझ सके, क्योंकि आगे कहानी में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। सांग यहाँ नेचर के साइकिल को डिस्क्राइब करते हैं, लाइक कैसे हम इंसान मिट्टी से जन्मे हैं, मिट्टी का उपजाया हुआ खाते हैं, मिट्टी पे ही चलते हैं और इन द एंड मिट्टी में ही मिल जाते हैं। आगे की सीन्स में हम समझ पाते हैं कि जैसे जैसे लोग मॉडर्न हो रहे हैं वैसे ही लोगों का फैंग शुई या फिर इस तरह के बिलीफ्स पर से भरोसा उठते जा रहा है। यह भरोसा इस हद तक उठ गया है कि अब सिर्फ 1% लोग ही इन बातों को मानते हैं, और यूजुअली ये जो 1% लोग हैं वो सबसे अमीर घराने वाले और कल्चरल लोग होते हैं। वैसे देखा जाए तो कोरिया के अंदर बहुत कम ही ऐसी जमीन है जो कि एकदम परफेक्ट हो फॉर बरियल और फॉर रेसिडेंस और फॉर एनी अदर वर्क। हालांकि हम देखते हैं कि हवारिम और बोंगिल भी वापस आ चुके हैं यानी कोरिया में, और वो मिलते हैं सांग और योंग से। क्यों? क्योंकि इन्हें मिस्टर पार्क के ग्रैंडफादर के ग्रेव को निकलवाना था और पता लगाना था कि जहां वो दफन है वो जगह कैसी है। अब ऑफ कोर्स ये काम तो सबसे अच्छा सांग ही कर सकते थे क्योंकि वही जियोमैंसर थे, और जहां जहां सांग वहां वहां योंग। हम जान पाते हैं कि मिस्टर पार्क इस काम के लिए इन्हें अच्छा खासा पे कर रहे थे, लाइक बहुत ज्यादा, और इसीलिए सांग और योंग भी तुरंत तैयार हो जाते हैं। इनफैक्ट सांग को अपनी बेटी की शादी भी तो करनी थी जो कि जर्मनी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रही थी, और ऐसे में उन्हें पैसों की जरूरत थी। तो सांग मिस्टर पार्क से मिलते हैं और इनके वार्तालाप से हम दो बातें समझ पाते हैं। पहली बात कि मिस्टर पार्क अपनी फैमिली हिस्ट्री को बताने से काफी कतरा रहे थे, और दूसरी बात ये कि वो इस पूरे प्रोसीजर को जल्द से जल्द कॉन्फिडेंशियल वे में खत्म करना चाहते थे। इनफैक्ट मिस्टर पार्क डायरेक्टली कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर के कॉफिन को सीधा क्रिमेट करना है, यानी जला देना है, वो भी बिना खोले। मतलब यहाँ दो ऑप्शन था, रीबरी भी किया जा सकता था, लेकिन नहीं, मिस्टर पार्क को चाहिए था कि उसे जलाया ही जाए। खैर सभी लोग बरियल साइट की ओर जाने लगते हैं और रास्ते में इन्हें एक टेंपल का बोर्ड भी दिखता है, जिस टेंपल का नाम था बोगुस्का टेंपल। खैर ये बरियल साइट माउंटेन टॉप पे थी, इनफैक्ट एक ऐसी जगह पे जहां से नॉर्थ कोरिया का भी बॉर्डर दिखता था। ऊपर जाते वक्त हवारिम कुछ फॉक्सेस को नोटिस करती है, और जब ये लोग टॉप पे पहुंचते हैं तो इन्हें एक बहुत ही सिंपल सा टूम्ब स्टोन दिखता है जिसपे कोई नाम वगैरह नहीं लिखा था, बस सिंपल नंबर्स इनग्रेव्ड थे। सांग इस जगह को परखना शुरू करते हैं और इसके बाद वो मिस्टर पार्क से फौरन पूछते हैं कि आखिर कौन इस जगह को आपके ग्रैंडफादर के बरियल के लिए चुना। मिस्टर पार्क का कहना था कि उस टाइम के बहुत ही फेमस मंक जिजुने थे, उन्होंने इस प्लेस को चुना था, और मिस्टर पार्क के ग्रैंडफादर कंट्री की काफी हेल्प किए थे, इसलिए उन्हें यह स्पेशल प्लेस दिया गया। नाउ जिजुने नाम एक जापानीज वर्ड कित्सुने से बहुत सिमिलर साउंड करता है, जिसका मतलब फॉक्स डीमन काइंड ऑफ कुछ होता है। वैसे ये सब का क्या कनेक्शन है वो थ्योरी सेक्शन में अच्छे से बताऊंगा ही। खरसांग आगे पूछते हैं कि आप लोग की फैमिली जितनी अमीर है उस हिसाब से ये टूम्ब कुछ ज्यादा ही सिंपल नहीं हो गई। इस पर मिस्टर पार्क जवाब देते हैं कि उन दिनों ग्रेव रॉबरीज बहुत ज्यादा होती थी, यानी अगर किसी अमीर आदमी का ग्रेव है तो उसके अंदर एक्सपेंसिव आइटम्स मिल सकते हैं, राइट? तो ऐसे में चोर लोग कब्र खोद के सामान चुरा लेते थे, इसलिए इस टूम्ब को एकदम सिंपल रखा गया था ताकि किसी को शक न हो कि यहाँ कितने बड़े आदमी की ग्रेव है। इन बातों को सुनकर एंड देन इस जगह को थोड़ा और चेक करने के बाद सांग क्लियरली बोलते हैं कि वो ये काम नहीं कर सकते। सांग की इस बात को सुनकर सभी हैरान थे, स्पेशली हवारिम, बोंगिल और योंग, क्योंकि इस काम के लिए इन्हें बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला था। सांग का कहना था कि अपने 40 साल के करियर में मैंने इससे ज्यादा कर्स्ड लैंड आज तक नहीं देखा है। मतलब ये जगह कुछ ज्यादा ही शापित थी, और अगर ये लोग इस काम को लेते हैं तो सभी की जान जा सकती है। सांग ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि इस जगह पे फॉक्सेस हैं, और यूजुअली फॉक्सेस ग्रेव्स के पोलर ऑपोजिट होते हैं, मतलब वो ग्रेव्स के आसपास नहीं जाते, तो फॉक्सेस का यहाँ होना कोई सेंस नहीं बनाता है। खैर आगे की सीन्स में मिस्टर पार्क इन लोगों को इमोशनल करके कन्विंस करते हैं कि प्लीज आप लोग मेरे नवजात शिशु को बचा लीजिए, प्लीज आप लोग ये जॉब कंप्लीट कीजिए। सांग यहाँ मिस्टर पार्क से बार बार पूछते हैं कि आप हमसे कुछ छिपा तो नहीं रहे, और मिस्टर पार्क बार बार कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं। ऑल्दो उनके हाव भाव से हम भी उसको क्लियर पता चल रहा था कि वो कुछ बहुत बड़ा छिपा रहे हैं। इनकी बातों को हवारिम बीच में काटती है और वो कहती है कि हम रिचुअल्स वगैरह करके ग्रेव को निकाल सकते हैं, और इन रिचुअल्स के कारण किसी को भी हार्म नहीं होगा। सांग वाज स्टिल नॉट कन्विंस्ड, लेकिन बाकी सब इसके लिए तैयार थे, और ऐसे में सांग को भी मानना पड़ता है। बस फिर क्या था, अगले दिन सेम माउंटेन टॉप पे डिगिंग शुरू करी जाती है, और यहाँ रिचुअल भी पैरेलल में हो रहा था। इस रिचुअल में 5 पिग्स को उन 5 लोगों से एसोसिएट किया गया था जो कि डिगिंग यानी खुदाई का काम करने वाले वर्कर्स थे। ऐसा इसलिए था कि अगर कोई आपत्ति आती भी है तो इन पिग्स को इंस्टेड हार्म होगा, ना कि डिगिंग करने वाले वर्कर्स को। हवारिम यहाँ बहुत एनर्जी के साथ नाच रही थी, पिग्स को कट कर रही थी, खून वगैरह पी रही थी, एंड दिस वाज ऑल पार्ट ऑफ द रिचुअल। यहाँ ड्रम्स वगैरह बज रहे थे एंड काफी अजीब सा माहौल था। देन फाइनली डिगिंग करते हुए इन्हें कॉफिन मिलता है, और सरप्राइजिंगली ये एक ऐसा उम्दा
का कॉफिन था जो कि सिर्फ रॉयल फैमिलीज के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। खैर कॉफिन को निकाल के कार में रखा जाता है ताकि इसे जल्द से जल्द क्रीमेट किया जा सके। अब जो वर्कर्स डिगिंग का काम कर रहे थे उनमें से एक वर्कर अब भी ग्रेव को खंगाल रहा था ताकि उन्हें कुछ वैल्यूएबल मिल जाए। ऐसे में उस वर्कर को वहां एक छोटा इंसान हेड वाला सांप दिखता है और वर्कर सांप को तुरंत काट के मार देता है। ऐसा होते वहां का मौसम एकदम से बदलता है और बारिश शुरू हो जाती है। एंड दिस क्लियरली इंडिकेटेड कि सांप को मारने से किसी तरह का अपशकुन हुआ है। अब कोरिया में माना जाता है कि बारिश वाले दिन क्रिमेशन नहीं करना चाहिए, इसलिए आज के लिए इस कॉफिन को हॉस्पिटल वार्ड में स्टोर किया जाता है। इस सब के बाद सांग वापस उसी रास्ते पे जाता है क्योंकि उसे बोगुस का टेम्पल दिखा था, याद है ना? तो हाँ, उसे वहां जाना था, वहां के रहने वाले लोग से बात करना था। तो सांग बोगुस का टेम्पल जाता है और यहाँ सांग की मुलाकात एक बूढ़े इंसान से होती है जो बताता है कि ये जगह 100 साल से भी पहले से है। यहाँ का हेड मॉन्ग फैंग सुई में एक्सपर्ट था और उसका नाम वोंग बोंग था। इनफैक्ट इस जगह पे कोई जिसूने नाम का मॉन्ग तो कभी रहा ही नहीं। वो बूढ़ा इंसान आगे बताता है कि माउंटेन टॉप पे जो टूम्ब है उसके रूमर्स उसने भी सुन रखे हैं। पुराने टाइम पे कई ग्रेव रॉबर्स उस जगह को रॉब करने आए थे लेकिन कोई रॉब कर नहीं पाया क्योंकि ऑफ कोर्स वो टूम्ब को अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया था। इनफैक्ट जो रॉबर्स आए थे वो अपने टूल्स को इसी टेंपल वाली जगह पे छोड़ दिए हैं और एज ए व्यूअर्स हम इन टूल्स में कई मेटल रॉड्स देख पाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल वार्ड में वहां का एक स्टाफ लालच के लिए कॉफिन खोल देता है और इससे कॉफिन के अंदर वाली ग्रैंडफादर की आत्मा एस्केप कर जाती है। ये आत्मा हॉरिम से होके पास करती है और इससे हॉरिम बेहोश हो जाती है। इनफैक्ट होश आने के बाद भी उसकी नाक से खून निकल रहा था। अब ग्रैंडफादर की आत्मा ट्रैवल करके मिस्टर पार्क के माँ और पिता पे अटैक करके उन्हें मार डालती है। यानी देखा जाए तो ग्रैंडफादर की आत्मा अपने ही बेटे और उसकी पत्नी को मार दी है। इस सब की खबर सांग, योंग और बोंगिल को भी लगती है और ऐसे में सांग फौरन मिस्टर पार्क के होटल की ओर जाते हैं क्योंकि ग्रैंडफादर की आत्मा का अगला शिकार मिस्टर पार्क ही होने वाले थे। मीनवाइल हॉरिम एक रिचुअल करके उस आत्मा को बोंगिल के अंदर बुलाती है ताकि उसे वापस कॉफिन में कैद किया जा सके और उसे कुछ क्वेश्चन भी पूछा जा सके। अब ये आत्मा बोंगिल के अंदर आती तो है लेकिन वो जल्दी स्केप करके निकल जाती है। हालांकि ग्रैंडफादर की आत्मा ये जरूर कन्वे करती है कि मैं अपने पूरे ब्लड लाइन को अपने साथ ले जाऊंगा, यानी उन्हें मार दूंगा। दूसरी तरफ मिस्टर पार्क को सांग का कॉल आता है जहां सांग कॉल पे कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए मिस्टर पार्क को होटल रूम का दरवाजा नहीं खोलना है। उसी वक्त कोई तो दरवाजा बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा था और मिस्टर पार्क सांग की बात मानते हुए डोर ओपन नहीं करते। फिर कॉल पे सांग कहता है कि अब तुम खिड़की ओपन कर दो और मिस्टर पार्क ऐसा ही करते हैं और ऐसा करते ही वो एकदम से पजेस्ड हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कॉल पे सांग नहीं बल्कि ग्रैंडफादर की आत्मा सांग बन के बात कर रही थी जो कि अब कमरे के अंदर खिड़की के थ्रू आ गई थी और वो पार्क को पजेस कर चुकी थी। वहीं रूम के बाहर जो डोर खोलने की कोशिश कर रहा था वो एक्चुअल सांग था, मिस्टर सांग, और वो अब फाइनली स्टाफ वगैरह से कीज लेके रूम को ओपन करवाता है। कमरे के अंदर मिस्टर पार्क की हालत एकदम बुरी थी जहां वो क्लियरली पजेस दिख रहे थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस किसी जापानीज कमांडर की तरह थी। एक पॉइंट पे मिस्टर पार्क काफी उल्टी करते हैं, देन वो पानी पीते हैं और बार बार एक ही बात रिपीट करने लगते हैं विच वाज कि द फॉक्स कट ऑफ द टाइगर्स वेस्ट। देन मिस्टर पार्क अपनी गर्दन ऑलमोस्ट 180 डिग्री तक मोड़ लेते हैं और इससे उनकी गर्दन टूट जाती है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है। अब इस घटना के बाद ग्रैंडफादर की आत्मा यूएस पहुंच जाती है और अब वो पार्क के बच्चे को मारना चाहती थी क्योंकि ब्लड लाइन में आखिरी इंसान वही है। लेकिन इससे पहले आत्मा ऐसा कर पाती, सांग पार्क फैमिली से कांटेक्ट करते हैं जो कि यूएस में थे और उनसे इंस्टेंटली क्रिमेशन यानी कॉफिन को जलाने की परमिशन लेते हैं। परमिशन मिलते ही वो ग्रैंडफादर के कॉफिन को जला देते हैं जिससे ग्रैंडफादर की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और पार्क का बच्चा बच जाता है। ऑल्दो एक बुरी खबर यह थी कि मिस्टर पार्क गर्दन टूट जाने की वजह से बच नहीं पाए। मोरओवर क्योंकि क्रिमेशन हड़बड़ी में एक ऐसे दिन में किया गया था जिस दिन बारिश हुई थी, तो शायद ग्रैंडफादर की आत्मा को आफ्टर लाइफ में अच्छी जगह नहीं मिलेगी। इस सब के बाद थिंग्स वे नॉर्मल, स्पेशली मिस्टर पार्क का बच्चा अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। अब इस पॉइंट पे आप व्यूअर्स को लग रहा होगा कि फिल्म खत्म हो गई, लेकिन अब तक फिल्म का सिर्फ आधा पार्ट ही हुआ है, यानी अभी कहानी में कई और ट्विस्ट्स आने बाकी है। इनफैक्ट जितने भी थियरीज हैं वो तो अब आएंगे, यानी कहानी अब असली शुरू होने वाली है। और इस असली कहानी को सुन के आपके मन में ढेर सारे डाउट्स भी आएंगे जिसे मैं थियरी सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। तो हाँ, यहाँ से हर कुछ काफी ध्यान से सुनिएगा। एनीवेज, तो कहानी यहाँ से कुछ मंथ्स आगे बढ़ जाती है और हम जान पाते हैं कि जिस वर्कर ने सांप को काट डाला था उसकी हालत अब कुछ ठीक नहीं है। सांग इस वर्कर से मिलने जाते हैं और वर्कर का कहना था कि उसे अजीब नाइटमेयर्स आ रहे हैं और ये सब उस अजीब से सांप को मारने के बाद ही चालू हुआ था। उसकी बात सुन सांग वापस उसी बरियल साइट पे जाते हैं और वहां उन्हें फिर से फॉक्सेस दिखती हैं। इतना ही नहीं, सांग को उस सांप का हेड भी मिलता है जो कि वाकई किसी
छोटे इंसान जैसा था। इस क्रीचर को यूजुअली ओना कहा जाता है और इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। फिलहाल इंपॉर्टेंट ये है कि इस जगह को थोड़ा और डिग करने पे सांग को एक और कॉफिन मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक डबल बरियल साइट थी और सांग फौरन योंग, ह्वारिम और बोंगिल को बुलाते हैं। ये लोग इस बरियल ग्राउंड से एक ऐसा कॉफिन निकालते हैं जो कि नॉर्मल कॉफिन से बहुत ज्यादा बड़ा था, साथ ही ये वर्टिकली दफनाया गया था। मतलब पार्क फैमिली के ग्रैंडफादर का जो कॉफिन था वो नॉर्मली यहाँ वर्टिकली नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टली रखा गया था और उसके नीचे ये बड़ा वाला कॉफिन ठीक वर्टिकली रखा गया था। इतना ही नहीं, इस कॉफिन को बार्ब्ड वायर से बांधा भी गया था, विच क्लियरली इंडिकेटेड कि ये कोई नॉर्मल कॉफिन तो नहीं है। इनफैक्ट ये तो किसी इंसान का कॉफिन लग ही नहीं रहा था। इस कॉफिन के निकलने से वहां के फॉक्सेस भी थोड़ा डिफरेंटली बिहेव कर रहे थे। नाउ ये चारों इस बड़े से कॉफिन को लेके उसी पास वाले टेंपल पे पहुंचते हैं और एक दिन रुकने का सोचते हैं। इनका प्लान था कि अगले दिन वो तुरंत ही इस कॉफिन को क्रीमेट कर देंगे। फॉर टुडे ये लोग कॉफिन को वहां के एक कमरे में लॉक कर देते हैं और उसके आसपास राइस और रिचुअल वाले मार्क्स बना के उसे कैद रखने की कोशिश में थे। सांग अब मिस्टर पार्क की माँ, जो कि ग्रैंडफादर की बेटी हुई, उनसे बात करता है और वो पूछते हैं कि तुम्हारे पिता का ऐसा कौन सा राज है जो तुम सब मिलके हमसे छिपा रहे हो। अब वो बूढ़ी औरत यानी ग्रैंडफादर के स्पिरिट की जो बेटी थी वो सेम डायलॉग मारती है कि मुझे कुछ नहीं पता। और यहाँ सांग रिवील करता है कि मैंने थोड़ा बैकग्राउंड रिसर्च किया है एंड टर्न्स आउट कि तुम्हारे पिता ने इस देश को धोखा दिया था। जी हाँ दोस्तों, ग्रैंडफादर जिनकी आत्मा इन्हें पहले परेशान कर रही थी वो वॉर के टाइम जापान को सपोर्ट किए थे और अपने ही देश कोरिया को बेच रहे थे या धोखा दे रहे थे। तभी तो ये परिवार इतना अमीर है और अब ये लोग यूएस जाके सेटल हो गए हैं। यही राज मिस्टर पार्क भी छुपा रहे थे क्योंकि उन्हें ये बताते शायद शर्म आ रही होगी कि उनके ग्रैंडफादर एक देशद्रोही थे। सो इट्स पॉसिबल कि जिसूने नामक मंक उनके ग्रैंडफादर को पनिश किया होगा और तभी वो उन्हें इतनी खराब जगह बरी करवाया। ये सब सुनकर मिस्टर पार्क की मां कहती है कि आई एग्री टू एवरीथिंग, लेकिन जिसूने मेरे पिता के साथ गलत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिसूने तो खुद जापानीज था, तो अगर मेरे पिता जापान वालों की मदद किए थे तो जिसूने मेरे पिता को सजा क्यों देगा? जिसूने का ओरिजिनल नाम मुरायामा जुंजी था और उसे होशियोन के 8.5 प्रोविंसेस के बारे में सब कुछ पता था। वो एक फोटो भी देती है जिसमें हम जापानीज लोगों को देख पाते हैं इंक्लूडिंग जिसूने। अब इस पॉइंट पे कहानी में काफी अनआंसर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं और भले आप अभी कंफ्यूज हो रहे हो लेकिन एंड तक सब क्लियर हो जाएगा। खैर, तो इसके बाद सांग, हुआरिम, बोंगिल, योंग और टेंपल का बूढ़ा आदमी खाना वगैरह खा के सोने जाते हैं। हुआरिम अपनी कार में सो रही थी और वो अपनी सिस्टर्स को फोन करके उनसे मुरायाम जुंजी यानी जिसूने के बारे में पूछती हैं। सिस्टर्स बताती है कि हमारे मास्टर बताए थे कि उसे द जापानीज फॉक्स कहा जाता है, जो कि एक ऑनमोयोजी यानी शमन था नेम्ड मुरायामा। वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और एक फॉक्स कब की तरह कनिंग था। इनफैक्ट इनके जो मास्टर थे वो उससे एक बार मिले भी थे। ये सुन के हुआरिम को एहसास होता है कि वो लोग किसी बड़े फोर्स के साथ खेल रहे हैं और ऐसे में वो अपनी ग्रैनी को याद करती है जो कि इस लैंड की एक बहुत बड़ी शमन हुआ करती थी। हम देख पाते हैं कि ग्रैनी की स्पिरिट हुआरिम के साथ थी टू प्रोटेक्ट हर। खैर, अंदर टेंपल में सोने से पहले बूढ़े इंसान को बांध से कुछ आवाजें आती हैं और वो आवाज के पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद बोंगिल की नींद खुलती है और उसे भी कुछ असाधारण महसूस होता है, इसीलिए वो बार्न की तरफ जाता है। अब बार्न का नजारा भयावह था क्योंकि यहाँ एक काफी लंबा चौड़ा इंसान ना सिर्फ भेड़ बकरियों को फाड़ डाला था बल्कि वो बूढ़े इंसान को भी मार दिया था और बार्न के एक केयर टेकर का सर धड़ से अलग कर दिया था। बोंगिल तुरंत उस कमरे को चेक करने जाता है जिसमें कॉफिन को रखा गया था और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि कॉफिन टूटा हुआ था। इनफैक्ट उस कमरे का छत भी टूटा था, डिपिक्टिंग कि कोई तो कॉफिन से निकला है और वो छत तोड़ के एस्केप कर गया है। बोंगिल फौरन हुआरिम को यहाँ बुलाता है एंड देन वो खुद बाकियों को जगाने जाता है। अब कमरे में अकेली हुआरिम को इधर उधर ढूंढने पे एक जापानीज समुराई की हेलमेट मिलती है और तभी हम उस लंबे चौड़े फिगर को यहाँ आते देखते हैं। इसे आता महसूस कर हुआरिम की हालत पतली हो जाती है और वो तुरंत बाउ डाउन करती है। ये लंबा चौड़ा समुराई पूछता है कि क्या कोई ह्यूमन अंदर है और इसके जवाब में हुआरिम कहती है कि मैं ह्यूमन नहीं बस आपकी सेवक हूँ। फिर समुराई कहता है कि सेवक हो तो मेरे लिए स्वीट फिश और मिलन्स लेके आओ। ऑफ कोर्स हुआरिम के पास ये सब तो था नहीं और ऐसे में समुराई समझ जाता है कि हुआरिम एक इंसान है और वो उस पर अटैक कर देता है। हुआरिम भाग के उस कमरे से बाहर आती है और एन वक्त पे बोंगिल इस समुराई पे हमला करता है। अब बोंगिल के हमले से समुराई को कुछ नहीं होता और वो बोंगिल के स्टोमक एरिया में एक पर्टिकुलर जगह पे हमला कर देता है। इससे बोंगिल वहीं गिर जाता है और अब ये समुराई हुआरिम की तरफ बढ़ता है। नाउ फॉर्चुनेटली हुआरिम पगोड़ा के पास गिर जाती है जिससे समुराई उसे चोट नहीं पहुंचा पाता। अब पगोड़ा क्या होता है? वेल शॉर्ट में बताओ तो ये एक मल्टी लेयर टेंपल स्ट्रक्चर है जो कि कोरिया, चाइना और जापान में काफी होली माना जाता है। खैर, इसके बाद ये समुराई आग में तब्दील हो जाता है। जी हाँ, वो उस जगह पे आसपास आग के रूप में ही घूमता है और उसे ऐसा करते सांग और योंग भी देखते
देखते हैं क्योंकि वो भी वहां आ गए थे। देन ये सैमुराई वहां से आग का गोला बन के ही चला जाता है। इस सबको देख के सभी शॉक में थे और वो किसी तरह बोंगिल को लेकर अस्पताल जाते हैं। अस्पताल में बोंगिल की हालत नाजुक थी और यहाँ ह्वा रिम बताती है कि कैसे वो बोंगिल को ये शमन वगैरह के काम करने से मना की थी, लेकिन वो उसके भरोसे से ही ये काम शुरू किया था और अब देखो मैं उसे बचा तक नहीं पाई और उसकी हालत एकदम नाजुक है। सांग ह्वा रिम को कंसोल करते हैं और इसके बाद ह्वा रिम बताती है कि वो सैमुराई भूत कोई सोल वगैरह नहीं बल्कि एक स्पिरिट है। जब एक इंसान का सोल किसी चीज से अटैच हो जाता है तब वो एक स्पिरिट बनता है और ये एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट है। सवाल अब भी यही था कि सैमुराई घोस्ट या स्पिरिट जो भी है वो उसकी कब्र पार्क फैमिली के कब्र वाली जगह पे क्यों दफनाई गई थी। इस पॉइंट पे सांग को मिस्टर पार्क की वो बात याद आती है जो पजेस्ड हालत में बार बार वो रिपीट कर रहे थे, विच इज द फॉक्स कट ऑफ द टाइगर्स वेस्ट। सांग फौरन वापस टेंपल जाके उन टूल्स को चेक करते हैं जो सपोजिटली रॉबर्स के थे जो कि टूम्ब को रॉब करने आए थे एंड देन टूल्स वही टेंपल में छोड़ गए। सांग को यहाँ एक फोटो मिलती है जिनमें ये सो कॉल्ड रॉबर्स अपने टूल्स के साथ थे और उनके सामने ढेर सारे सिमिलर आयरन रॉड्स रखे हुए थे। ये वही ढेर सारे आयरन रॉड्स है जो कि सांग पहले भी टेंपल में देखा था और फिलहाल भी वो आयरन रॉड्स इसी टेंपल में रखे हुए हैं। यहाँ सांग को एक किताब भी मिलती है जिसमें काफी बातें लिखी हुई थी और इससे ही असली कहानी सामने आती है। अब ये राज क्या है आपको बस मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, थोड़ा सा बस पेशेंस रखो। दूसरी तरफ ह्वा रिम अपनी सिस्टर्स को भी हॉस्पिटल बुला ली थी ताकि वो सब मिलके बोंगिल पे नजर रख सके। बोंग फिलहाल खतरे से तो बाहर था लेकिन उसकी स्पाइन पे चोट आई थी जिससे ये कहना क्लियर नहीं था कि वो चल पाएगा या नहीं। ना ह्वा रिम में उसकी दो सिस्टर्स को आइडिया लग गया था कि बोंगिल उस रात की घटना के बाद पजेस्ड हो चुका है या फिर हम कह सकते हैं कि उस सैमुराई घूल के कब्जे में है और इसीलिए ये लोग एक अजीब तरह का गेम रिचुअल करके पजेस्ड बोंगिल को प्रोवोक करते हैं। बोंगिल कहता है कि मेरे मास्टर यानी वो सैमुराई 10,000 लोगों को मारे थे जिससे वो एक डिवाइन एंटिटी बन गए। फिलहाल मेरे मास्टर 38.3417 और 128.3189 पे हैं। अब दोस्तों ये वही नंबर्स थे जो कि फिल्म के स्टार्ट में ग्रेव स्टोन पे लिखे हुए थे और ये नंबर्स दरअसल उस जगह के कोऑर्डिनेट्स थे। जी हाँ दोस्तों वो होते हैं ना लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स। वेल ये नंबर वही दर्शाते थे और सपोजिटली वो सैमुराई घोस्ट वही होगा। अब ये सब देख के ह्वा रिम के सिस्टर्स कहती हैं कि ये तो कोई जापानीज स्पिरिट है और इससे हम कैसे लड़ेंगे, लेकिन ह्वा रिम उन्हें कैसे भी मनाती है क्योंकि बोंग को उसे बचाना ही था। दूसरी तरफ सांग उन सो कॉल्ड रॉबर्स के टूल को लेकर वापस ग्रेव वाली साइड पे जाता है और वो खोदना शुरू करता है। उसे उसी एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पे वो सैमुराई घोस्ट बरीड दिखता है जो कि फिलहाल सो रहा था। ऐसे में सांग फौरन वहां से निकलता है एंड देन वो योंग और ह्वा रिम से मिलकर उन्हें सब बताता है कि कैसे उसे उस सैमुराई की बॉडी उस ग्रेव के अंदर मिली है। अब दोस्तों ये वही पॉइंट है जहां पे मैं आपको कहानी की कुछ और बातें रिवील करूंगा। तो दरअसल इस कहानी का लिंक जापान और कोरिया की हिस्ट्री से शुरू होता है। अब शायद कई लोगों को पता होगा कि जापान ने कोरिया को 1592 और 1597 के दौरान इन्वेड किया था। तब से इनकी रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं रही। इनफैक्ट 1910 से लेकर 1945 तक कोरिया जापानीज एम्पायर के रूल में था। उस टाइम पार्क फैमिली के मेंबर्स यानी मिस्टर पार्क के ग्रैंडफादर जिनकी कब्र लोकेशन पे दफन थी वो कोरिया से होते हुए भी जापानीज की मदद कर रहे थे। देखा जाए तो एक तरह से वो अपने ही देश को बेच रहे थे और इसी से ये परिवार इतना अमीर हुआ ना। उस टाइम जापानीज के साइड जिसुने नामक मॉन्क था जिसका नाम कित्सुने जैसा साउंड करता है और कित्सुने एक जापानीज वर्ड है जिसका अर्थ होता है फॉक्स मॉन्स्टर जैसा कुछ। जिसुने एक बहुत पावर जापानीज ऑनमेओजी था और उसका मकसद था कोरिया को बर्बाद करना। इसीलिए वो थ्रू आउट कोरिया एकदम चुने गए स्पेसिफिक साइट्स पे मेटल रॉड्स डाला था। क्यों? क्योंकि इन मेटल रॉड्स की मदद से कोरियन लैंड के फ्लो ऑफ एनर्जी को डिस्टर्ब किया जा सकता है जिससे कोरिया कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। अब ये वही रॉड्स थे जो कि हमने टेंपल में देखे थे और जो सपोजिटली ग्रेव रॉबर्स के रॉड्स थे। वहां मिली किताब को पढ़ के सांग समझ गया था कि वो लोग कोई ग्रेव रॉबर्स नहीं थे बल्कि एक ग्रुप ऑफ कोरियन मेन थे जिन्हें अपने देश से प्यार था। इसलिए वो लोग कोरिया में जगह जगह डिगिंग करके इन रॉड्स को निकाल रहे थे ताकि कोरिया के लैंड की एनर्जी फ्लो वापस से सही हो जाए। नाउ सपोजिटली जहां पे पार्क फैमिली के ग्रैंडफादर की ग्रेव थी वहां भी एक रॉड दफनाई गई है जो कि आज तक किसी को मिल ही नहीं रही और वही रॉड आखिरी रॉड भी है। तभी ये सैमुराई डीमन उस जगह पे रॉड को प्रोटेक्ट कर रहा है और वहीं पे पार्क के ग्रैंडफादर को दफनाया गया क्योंकि ऐसे हाई प्रोफाइल लोगों की कब्रें वेल प्रोटेक्टेड होती हैं। अब देखा जाए तो जिसुने का दाव सही भी पड़ा क्योंकि इस जगह को आज तक कोई नहीं छेड़ा था, बस ये सांग उसके साथ ही छेड़ दिए। अब आप पूछ सकते हैं कि सांग को इतनी सारी बातें कैसे पता चल गई? वेल उस किताब को पढ़ के जो कि उसे कोरियन मेन के टूल्स और रॉड्स के साथ मिली। उस जगह पे जाने का आइडिया कैसे आया? वेल मिस्टर पार्क पजेस्ड हालत में कहे थे कि द फॉक्स कट ऑफ द टाइगर्स वेस्ट। उसी बात को सुन के अब यहाँ फॉक्स जिसुने को कहा गया है और टाइगर कोरियन पेनिनसुला को, क्योंकि कोरियन पेनिनसुलर का मैप कहीं ना कहीं एक टाइगर से रिजेंबल करता है। तो हाँ, जिसुने कोरिया की कमर तोड़ देना चाहता था और ये सेइंग इसी बात को डिपिक्ट कर रही थी। सो आई एम प्रीटी श्योर कि इस पॉइंट तक आपको कहानी में काफी बातें समझ आने लग
गई होंगी, लेकिन दोस्तों अभी भी यहाँ काफी ट्विस्ट्स बाकी हैं एंड ऑफ कोर्स ढेर सारी थियरीज, तो वीडियो में बने रहें। खैर, तो अब सांग चाहता था कि वो लास्ट रॉड भी उस लोकेशन से निकाल देगा ताकि कोरिया प्रॉस्पर कर सके। अब पहले तो हवारिम और योंग शायद इस मामले में आगे दखलंदाजी नहीं करना चाहते थे, लेकिन बोंग को बचाने और देश को बचाने के लिए सभी मान जाते हैं। अब इस पॉइंट पे एक और रेवलेशन होता है और वो ये कि सैमुराई घोस्ट बोंग को एक स्पेसिफिक जगह पे ही अटैक किया था। दरअसल बोंग के शरीर पे ढेर सारे प्रोटेक्शन टैटूज थे और वो सैमुराई घोस्ट एग्जैक्टली उस जगह पे अटैक किया था जहां टैटूज नहीं थे। मोरोवर ये सैमुराई हमेशा सबकी लिवर निकाल लेने की बात करता था। अब ऐसा क्यों है वो तो पता नहीं, शायद ये लिवर खाता था, कंज्यूम करता था इंसानी लिवर, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसको उसी तरह से मारा गया हो लिवर पे, तो अब वो लिवर निकालता है, या फिर उसका ये एक सिग्नेचर मूव होगा। इस बात को क्लियर तो नहीं किया गया है। खैर, तो अब क्योंकि हवारिम, योंग और सांग उस सैमुराई का सामना करने जा रहे थे, ये लोग भी अपने शरीर पे मार्कर वगैरह से प्रोटेक्शन साइंस बना लेते हैं। इनका प्लान सिंपल था, जहां हवारिम स्वीट फिश डाल के सैमुराई को अपनी तरफ ट्रैक करेगी, वहीं योंग और सांग उस लोकेशन पे और डिग करके आखिरी रॉड निकाल देंगे। और इस सब के पैरेलल में हवारिम की बहनें बोंग पे नजर रखेंगी, क्योंकि बोंग पजेस था और वो लोग अपने साथ एक चिकन भी लेके आई थी ताकि डेस्परेट सिचुएशन में बोंग की जगह चिकन को कुर्बान किया जा सके। बेसिकली ये इन लोगों का एक तरह का रिचुअल है जो कि बोंग को कंट्रोल में और सेफ रखने के लिए हवारिम की बहनें करने वाली थी। स्टार्ट में आपने देखा था इन लोगों ने पिग्स को रखा था वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। खैर, तो रात होती है और वो सैमुराई फिर से बाहर निकलता है। वो इन फिशेस को खाते हुए उसी रास्ते को फॉलो करता है जिन पे फिशेस रखी हुई थी। ऐसा करते हुए वो हवारिम के पास पहुंचता है जो कि एक ट्री के पास अपनी रिचुअल्स वगैरह कर रही थी टू स्टॉप सैमुराई। हवारिम सैमुराई से बात करती है वहां की नेचर स्पिरिट के रूप में, सेइंग कि तुम मेरे माउंटेन को डिस्टर्ब कर रहे हो। सैमुराई कहता है कि ये तुम्हारा माउंटेन नहीं है और यहाँ मैं गन शॉट्स और कटाना की आवाज क्यों नहीं सुन पा रहा। हवारिम जवाब देती है कि लड़ाई तो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन सैमुराई का कहना था कि लड़ाई कभी खत्म नहीं हुई। सैमुराई कहता है कि वो फॉक्स मुझे चालाकी से डाइटोकू टेंपल में इंप्रिजन किया एंड देन रॉयल नामसन में ले जाने के बदले यहाँ ले आया। हवारिम सैमुराई से कहती है कि एज ए स्पिरिट ऑफ दिस प्लेस मैं तुम्हें इस जगह को छोड़ने का ऑर्डर देती हूँ, लेकिन ये सैमुराई हवारिम की एक नहीं सुन रहा था। हवारिम ये तक कहती है कि कम से कम बोंग गिल को आजाद कर दो, लेकिन सैमुराई खुद को ही सुपीरियर मान रहा था। इस पॉइंट पे हमें सैमुराई की थोड़ी सी कहानी भी पता चलती है, लेकिन वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिलहाल ये सैमुराई हवारिम को मारने उसके करीब आ जाता है, लेकिन हवारिम के साथ इस जगह पे उसकी ग्रैनी की स्पिरिट थी, जिसे आप ट्री स्पिरिट भी कह सकते हैं, और उनकी वजह से सैमुराई कुछ कर नहीं पाता। इसलिए वो अगेन आग का गोला बन के वापस अपने कोऑर्डिनेट्स पे जाने लगता है। अब उस जगह पे सांग और योंग ऑलरेडी खुदाई कर रहे थे, लेकिन उन्हें रॉड बिल्कुल भी नहीं मिलता। ऐसे में सैमुराई वाज बैक और सांग उसकी गिरफ्त में आ जाता है। सैमुराई सांग से कहता है कि या तो तुम मेरे गुलाम बन जाओ या फिर मैं तुम्हारे लिवर को निकाल लूंगा। ये कह के सैमुराई सांग के पेट में अपना हाथ घुसेड़ देता है टू पुल आउट द लिवर। इस मोमेंट में सांग को भी कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं और वो सैमुराई को हराने का तरीका ढूंढ लिया था। तो दरअसल ये सैमुराई ऑलमोस्ट 500 साल पहले एग्जिस्ट करता था, जब वो 10,000 से भी ज्यादा लोगों को मारा था अपनी तलवार से। एक बैटल में सैमुराई का सर कट गया, लेकिन उसे खुद पे इतना कंट्रोल था कि वो अपने शरीर को कंट्रोल में ही रखा। ये पॉइंट शायद इसलिए बताया गया क्योंकि ओवर द इयर्स इस सैमुराई की शरीर इंटैक्ट रही और सालों बाद ये शरीर किसके हाथ लगी? जिसूने के। जी हाँ दोस्तों, द फॉक्स जिसूने। अब जिसूने इस सैमुराई जनरल की फ्लेमिंग मेटल स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया एज वेसल और इस स्वॉर्ड को सैमुराई के शरीर में परपेंडिकुलर डाल दिया, मतलब गर्दन हटा के नेक से नीचे तक, देन गर्दन को सिल दिया गया, जिससे ये सैमुराई एक एनिमा डीमन बन गया। इस एनिमा डीमन को कर्स करके जिसूने उस पर्टिकुलर जगह से बाइंड कर दिया जहां उसकी कब्र दफनाई गई थी, यानी पाक फैमिली के ग्रैंडफादर के कब्र के नीचे। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो इस एनिमा या सैमुराई के अंदर स्वॉर्ड डाला गया है और वही स्वॉर्ड आखिरी रॉड है। जी हाँ दोस्तों, तभी सांग को यहाँ खुदाई करने पे कोई रॉड्स नहीं मिली, क्योंकि रॉड तो एक्चुअली में सैमुराई के अंदर है और इसलिए कुछ भी हो जाए ये सैमुराई वापस इन्हीं कोऑर्डिनेट्स पे आएगा ही। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि क्यों सैमुराई की कॉफिन परपेंडिकुलर थी, क्योंकि रॉड्स को परपेंडिकुलर ही रखना था, ना कि हॉरिजॉन्टली। एक और बात क्लियर थी कि ये सैमुराई फायर अपनी बर्निंग मेटल की वजह से बनता है और कहीं ना कहीं ये फायर और मेटल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसने इसको भी यहाँ फंसाया ही था। और इस पॉइंट पे सांग को ये सारी बातें समझ आ गई थी। इस पॉइंट पे हवारिम में योंग भी हॉर्स ब्लड सैमुराई पे फेंकते हैं और इससे सैमुराई को चोट आती है। अब फेंग शुई के हिसाब से मेटल का काट है वुड और फायर का काट है वाटर, यानी अगर इस सैमुराई पे एक भीगी हुई लकड़ी से वार किया जाए तो शायद ये सैमुराई मारा जाए। बस फिर क्या था, सांग एक लकड़ी को हॉर्स ब्लड से भिगोकर इस सैमुराई पे हमला करते हैं, जिससे सैमुराई कटने लगता है। बार बार हमला करने से ये सैमुराई कट के मारा जाता है और इसी के साथ आखिरी रॉड भी खत्म हुआ। वहीं पैरेलल में बोंग भी पजेस्ड हालत में खून की उल्टी कर रहा था और एक पॉइंट पे तो हवारिम के सिस्टर्स चिकन को सैक्रिफाइस करने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही सैमुराई मरा बोंग गिल भी एकदम से ठीक हो गया एंड नाउ एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल। तो इसके बाद सांग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां सांग कुछ दिनों में
हील करते हैं। न्यूज में ये स्टोरी चलाई गई थी कि एक वाइल्ड बियर कुछ लोगों को वहां मारा और हर्ट किया है, which shows कि इन जनरल लोगों को इन बातों का कोई आइडिया नहीं लगता और उन्हें ना ही आइडिया लगने दिया जाता है। समय के साथ सांग और बोंग दोनों फुली हील कर गए थे, लेकिन मेंटली आज भी ये सभी उन घटनाओं से ट्रॉमेटाइज्ड हैं, स्पेशली हुआरिम। मूवी के एंड में हम सांग को अपनी बेटी की शादी में देखते हैं, जहां हुआरिम, बोंग और योंग भी थे। शुरुआत में हम आइरिस नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रही थी। तभी उसकी मुलाकात जॉश नाम के एक लड़के से होती है और देख के ऐसा लग रहा था मानो उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। और इसी दौरान आइरिस एक मोनोलॉग भी दे रही थी जहां वो कहती है कि उसके जीवन के 2 ही पल सबसे सुंदर है। एक तो तब जब वो पहली बार जॉश से मिली और दूसरी तब जब उसने जॉश को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सीन यहीं कट हो जाती है। अब कुछ महीने बाद आइरिस और जॉश अपने दोस्त कैट की केबिन में आते हैं जो बिल्कुल जंगल के बीचों बीच था और हम समझ पाते हैं कि आइरिस को जॉस के दोस्तों के साथ हैंग आउट करने में प्रॉब्लम था, एज वो सोचती थी कि जॉस के दोस्त स्पेसिफिकली कैट उसे पसंद नहीं करती है। जॉस उसे समझा बुझाकर अंदर ले जाता है और केबिन में हम कैट, उसके बॉयफ्रेंड सरगर और एक कपल को देखते हैं जो कि थे इलाई एंड पैट्रिक। अब कैट की बिहेवियर से लगता है कि वो आइरिस को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, वहीं सरगे के हाव भाव से लग रहा था कि वो आइरिस को गलत नजरों से देख रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये केबिन सरगे का ही है। खैर अब आइरिस अपने रूम आकर सूटकेस को अनपैक करती है जहां अंदर हम व्यूअर्स एक पेन ड्राइव जैसी चीज को देख पाते हैं। अब लंच के टाइम सारे दोस्त मिलकर बातें करते हैं जहां पैट्रिक बताता है कि वो एक कॉस्ट्यूम पार्टी के दौरान इलाई से मिला था और कैसे दोनों प्यार में पड़ गए वगैरह वगैरह। वहीं आइरिस भी जॉस के प्रति अपने प्यार को जाहिर करके खुश होती है। मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि आइरिस जॉस से बेइंतहा मोहब्बत करती है। अब रात को आइरिस को कैट से पता चलता है कि सरगे शादीशुदा है और कैट तो बस उसके टाइम पास करने का एक जरिया है। वहीं बातों बातों में आइरिस कैट से पूछती है कि तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करती। इस पे कैट कहती है कि उसे डर लगता है कि आइरिस इतनी परफेक्ट है कि वो कहीं कैट को रिप्लेस न कर दे। ये सुन आइरिस थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। मोरओवर आइरिस खुद कैट की तरह कॉन्फिडेंट एंड फियर्स बनना चाहती है। खैर तो आगे सारे मिलकर डांस वगैरह करने लगते हैं जहां जॉस कैट के साथ कुछ बातें करता है और ये देख आइरिस जलती है। इनफैक्ट वो जॉस के साथ डांस भी करने लगती है। उसी रात आइरिस और जॉस इंटीमेट भी होते हैं और जॉस का एटीट्यूड ऐसा था कि वो तो बस आइरिस को यूज कर रहा है। खैर अब अगले दिन जॉस आइरिस से कहता है कि वो अकेले ही पास के लेक से घूम आए क्योंकि उसे रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आइरिस भी जॉस की बात मान लेती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि आइरिस के कमरे से निकलते ही जॉस अपने फोन के साथ वही पेन ड्राइव को प्लग इन कर कुछ तो करने लगता है। वहीं आइरिस अब लेक व्यूइंग वाले प्लेस पे पहुंचती है और अचानक आइरिस को उसके पॉकेट में एक नाइफ मिलता है। तभी वहां सरगे भी आ जाता है और आइरिस उसे देख घर वापस जाने लगती है क्योंकि ऑब्वियसली आइरिस सेंस कर ली थी कि सरगे का इरादा सही तो नहीं है। स्टिल सरगे आइरिस को बहला फुसलाकर अपने साथ बैठा लेता है और तो और आइरिस से कहता है कि वो उसके बैक पे थोड़ा सनस्क्रीन अप्लाई करने में मदद करेगा। अब आइरिस ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि वो अपने होस्ट को ऑकवर्ड फील नहीं करवाना चाहती थी तो वो उसका कहा मान लेती है। उसी दौरान सरगे आइरिस के साथ गलत करने लगता है और आइरिस उसे एक ग्लास बॉटल से हिट कर देती है। सरगे अब गुस्सा होकर आइरिस को करने लगता है और वो ये भी कहता है कि वो कभी भी जॉस से नहीं मिल पाएगी। अब सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आइरिस अपने पॉकेट से वही नाइफ निकालती है और सरगे पे हमला कर देती है जिससे सरगे समाप्त हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इन सब से अनजान जॉस, कैट, इलाई और पैट्रिक केबिन में बातें कर रहे होते हैं एंड टू देयर शॉक आइरिस खून से लथपथ केबिन में आती है। सारे उसे देख पैनिक करने लगते हैं और आइरिस खुद भी पैनिक होकर अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करती है कि उसके साथ कैसे गलत होने वाला था और वो जो कुछ भी करी है सेल्फ डिफेंस में करी है। तभी अचानक से जॉस कहता है आइरिस स्लीप, जिससे आइरिस किसी रोबोट की तरह ऑफ हो जाती है और उसकी आंखें सफेद पड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आता है मूवी का सबसे पहला ट्विस्ट और हम समझ पाते हैं कि आइरिस कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। जी हाँ, वो एक बहुत ही हाई टेक रोबोट है जिसे बेसिकली लोगों का अकेलापन दूर करने के लिए बनाया गया है। अब यहाँ हम आइरिस की कुछ फंक्शनैलिटी के बारे में जान पाते हैं कि कैसे वो एक कंपेनियन रोबोट है और हमेशा अपने यूजर की बात मानती है। आइरिस के केस में यूजर जॉस था और ऐसे रोबोट्स कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, मतलब हमेशा अपने यूजर के साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हैं और दौड़ इनको थ्रू स्मार्टफोन ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि रोबोट को नहीं पता होगा कि वो एक रोबोट है और उसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से बरकरार रहेगी। तो ये बात जब आइरिस को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और जॉस उसे सारी सच्चाई बताता है। और ये कपल की कहानी है ना कि ये लोग सुपरमार्केट में मिले थे एंड ऑल दैट, वेल ये भी आइरिस की प्रोग्रामिंग का पार्ट था, मतलब ऐसा कुछ एक्चुअली में हुआ नहीं था। जॉस बताता है कि आइरिस को एम्पैथिक्स कंपनी वाले घर डिलीवर करने आए थे और उसने प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के उसे परचेज करा है। आइरिस के साथ यूजर को एक लव लिंक सेट करना पड़ता है और हाँ, उसमें ये भी प्रोग्रामिंग है कि वो कभी भी किसी इंसान या
जानवर को हार्म नहीं कर सकती। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि आज आयरिस ने ऐसा क्यों किया, मतलब सर्गे को समाप्त क्यों की वो। खैर ये सब सुन आयरिस कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो ह्यूमन इमोशंस को फील कर सकती है। इस पे जॉस उससे बार बार कहता है कि ये बस तुम्हारे ब्रिलियंट प्रोग्रामिंग का पार्ट है, नथिंग एल्स। इसी बातचीत के दौरान जॉस ने आयरिस को चेयर से बांध रखा था और पीछे से कैट आकर जॉस को आयरिस को शट डाउन करने को कहती है। अब अगले सीन में कैट और जॉस प्राइवेटली बातें करते हैं, जहां एक और बड़ा रिविलेशन होता है कि आयरिस को यहाँ केबिन में लाना और उससे सर्गे को खत्म करवाना, ये सब कैट और जॉस का प्लान था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आया एक और ट्विस्ट। बेसिकली हम समझ पाते हैं कि कैट अपने बॉयफ्रेंड से परेशान थी क्योंकि वो एक बहुत घटिया किस्म का आदमी था और इसीलिए कैट और जॉस दोनों सर्गे के खत्म हो जाने पर बहुत खुश थे। अब हुआ यह था कि आज सुबह जब जॉस ने आयरिस को बाहर भेज दिया था ना, तब उसने आयरिस के हार्मलेस होने वाली सेटिंग को ऑफ कर दिया था और तो और वही आयरिस के पॉकेट में नाइफ भी रख दिया था जिसे आयरिस सेल्फ डिफेंस के टाइम यूज कर सके। मतलब यहाँ सभी चीजों के पीछे का मास्टरमाइंड जॉस ही था। अब ये सारी बातें खत्म कर जॉस आयरिस को देखने आता है जो चेयर से अपना हाथ खोल चुकी थी और वो जॉस को पंच कर केबिन से बाहर भागती है। जाते हुए उसे पैट्रिक भी देखता है, लेकिन वो इलाई को ये बात बता नहीं पाता। अब एक और बात यहाँ ये थी कि आयरिस जब केबिन से बाहर जा रही थी तो वो जॉस का स्मार्टफोन भी ले जाती है जिससे उसे कंट्रोल किया जा सकता था। इसका मतलब ये कि अब आयरिस खुद ही खुद को कंट्रोल कर सकती है। खैर अब केबिन में जॉस इलाई को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है, जिसपे इलाई पहले तो पैनिक करता है, लेकिन सून जॉस उसे समझाता है कि जिसको उन्होंने खत्म किया है वो बहुत बुरा आदमी था जो सब्सटेंस अब्यूज, ट्रैफिकिंग वगैरह भी करता था। तो हाँ, उसको खत्म करके इन लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन सच कुछ और ही था दोस्तों। बेसिकली सर्गे को खत्म करने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये कि उसके केबिन में $12 मिलियन रखे हुए थे और इस पैसे पे कैट की नजर थी। बेसिकली सर्गे एक अमीर आदमी था जिसने अपने केबिन में बहुत सारे पैसे छुपाए थे और उसी को पाने के लिए जॉस और कैट ने ये सारा खेल रचा था। अब ये दोस्त मनी सेफ को डिस्कवर कर लेते हैं और इलाई कहता है कि पैसे 4 लोगों में बटेंगे क्योंकि पैट्रिक भी तो इनके साथ है ना, जिसपे जॉस मना करता है और कहता है कि इसको कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। तभी एकदम से इलाई पैट्रिक को भी कमांड देता है कि गो टू स्लीप और यहाँ एक और झटका मिलता है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है। खैर सारे आर्ग्यूमेंट्स के बाद फाइनली इलाई मान जाता है कि वो और पैट्रिक एक ही शेयर लेंगे और एक गन लेकर दोनों आयरिस को ढूंढने जंगल में चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आयरिस केबिन से भागकर जंगल में छुप जाती है और अपने कंट्रोल्स चेंज कर लेती है। लाइक पहले जॉस उसके इंटेलिजेंस को सिर्फ 40% पे रखा था, लेकिन अब आयरिस उसको चेंज करके 100% पे कर देती है। ऑफ कोर्स इससे आयरिस एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट हो जाती है और सोचती है कि आगे क्या करना है। तो उसका पहला प्लान था कि वो राह चलते किसी इंसान से लिफ्ट लेगी, लेकिन उसे समझ आता है कि उसकी खून से लथपथ हालत देख कोई भी उसे लिफ्ट नहीं देगा। तो हाँ, दूसरा प्लान ये हो सकता है कि वो वापस केबिन चली जाए, लेकिन इसमें भी खतरा है क्योंकि जॉस आयरिस को खत्म कर सकता था। इसलिए आयरिस तीसरा ऑप्शन अपनाती है जहां वो छुप कर जॉस के कार तक पहुंचेगी और कार को स्टार्ट करके बेसिकली कमांड देके टाउन में चली जाएगी। वैसे में आयरिस छुपते छुपाते केबिन की तरफ भागने लगती है। वहीं जंगल में चारों दोस्त 2-2 की टीम में बंटकर आयरिस को ढूंढते हैं और एक पॉइंट पे तो आयरिस इलाई और पैट्रिक के सामने आ जाती है और कैसे भी एक पेड़ के पीछे छुपती है। उसी दौरान इलाई और पैट्रिक अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, जहां इलाई को सच में पैट्रिक से प्यार था। इसके चलते दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन अचानक इलाई को आभास हो जाता है कि पेड़ के पीछे आयरिस छुपी है, जिसके चलते वो उस पर गोलियां बरसाने लगता है। अब कैसे भी आयरिस को इलाई पकड़ लेता है और दोनों के बीच हाथापाई होती है जिसमें गोली चल जाती है और ये गोली इलाई को ही लग जाती है। और अगर गोली लगी है तो क्या होगा? वेल, वो समाप्त हो गया। ऐसा ही बोलना पड़ता है यूट्यूब के कारण। खैर तब तक वहां कैट और जॉस भी आ गए थे और आयरिस उन्हें देख केबिन की तरफ भागने लगती है। वो झट से आकर जॉस के कार के अंदर बैठ जाती है और तब तक जॉस भी आयरिस के पीछे पीछे आता है, लेकिन लकीली तब तक आयरिस खुद को कार में लॉक कर चुकी थी। अब आयरिस तो यही प्लान करी थी कि उसके वॉइस कमांड से कार चलने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कार को चलाने के लिए जॉस की ही आवाज चाहिए थी। जॉस भी तब तक एक पत्थर उठाकर कार के ग्लास को तोड़ने की कोशिश में लग गया था, जिससे सिचुएशन काफी टेंस हो जाता है। आयरिस अपना दिमाग लगाती है और अपने वॉइस को कंट्रोल कर जॉस जैसा बना देती है, जिससे कार फाइनली चलने लगता है। इसी सब भगदड़ में जॉस के हाथ और पैर में भी चोट लग जाती है। खैर अब चलते चलते कार बंद पड़ जाती है और केबिन से जॉस आयरिस को कॉल कर उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, जिसमें वो उसको अपने पास बुला रहा था। लेकिन आयरिस अब समझदार थी तो वो जॉस की बातों में नहीं आती एंड इंस्टेड वो जॉस से ब्रेकअप कर लेती है। जॉस वापस जंगल में जाता है और अब पैट्रिक को रीसेट कर उसे अपना कंपेनियन बना लेता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो आयरिस को ढूंढ कर उसके पास वापस लेके आए। नाउ जॉस यहाँ एक और चीज करता है। क्या? वेल, वो पैट्रिक के एग्रेशन लेवल को 100% बढ़ा देता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि अब तो शायद पैट्रिक तहलका ही मचा देगा। खैर वहीं दूसरी तरफ आयरिस खुद को कार से बाहर निकालने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और उसे एक शरीफ देख लेता है। आयरिस कार के ग्लास को तोड़कर बाहर आ जाती है, लेकिन ऑफिसर उसे रोककर पूछता है कि उसे क्या कोई
प्रॉब्लम है। आपको पता है कि आइरिस कभी भी झूठ नहीं बोल सकती थी, इसीलिए वो खुद के लैंग्वेज को जर्मन में चेंज कर लेती है, जिससे ऑफिसर को कुछ समझ ही नहीं आए। मतलब वो सच भी बोल देगी और सामने वाले को कुछ समझ भी नहीं आएगा। लेकिन बात करते करते शेरिफ को कुछ गड़बड़ मालूम होता है और वो कार में एक खून से लथपथ नाइफ भी देख लेता है। इससे वो समझ जाता है कि आइरिस जरूर कोई कांड करके भागी है और वो उसे हैंडकफ कर देता है। तभी पीछे से वहां पैट्रिक आता है जो शेरिफ से भिड़ जाता है और कुछ ही पंचेस में वो शेरिफ को समाप्त करता है। इसी मौके का फायदा उठाकर आइरिस वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पैट्रिक उसके कंट्रोल्स को छेड़छाड़ कर उसे केबिन वापस ले आता है। अब अगले सीन में कैट और जॉस देखते हैं कि पैट्रिक ने शेरिफ को समाप्त कर दिया है और वो आइरिस को अंदर सोफा पर बिठा देते हैं। देखा जाए तो इनकी मुसीबत अब और भी बढ़ने वाली थी, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 3 जान जा चुकी थी। अब इस सबसे परेशान होकर कैट एक सूटकेस में सरगे का आधा पैसा भर के घर से निकलने लगती है और जाते जाते वो जॉस से ये भी कन्फेस करती है कि सरगे एक बुरा पति और बॉयफ्रेंड तो था, लेकिन वो कोई इलीगल काम नहीं करता था। लाइक वो एक नॉर्मल गाय था, लेकिन क्योंकि जॉस उसे गलत लाइट में देखता था तो कैट ने उसके इसी इग्नोरेंस का फायदा उठाया और जॉस को मैनिपुलेट किया कि वो ये सब प्लान करे। मतलब सबसे बड़ा गेम तो यहाँ कैट खेल गई एंड ऑफ कोर्स जॉस इससे हर्ट था और वो कैट को अपने पास रोकना चाहता था, लेकिन कैट उससे कहती है कि वो उसकी रोबोट नहीं है तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। जॉस को गुस्सा आ जाता है और वो पैट्रिक को कैट को रोकने कहता है और जैसा हम जानते हैं कि पैट्रिक का एग्रेशन लेवल 100 था और ऐसे में वो कैट पे काइंड ऑफ हमला कर देता है, इस तरह का हमला जिससे कैट भी समाप्त हो जाती है। सो द पॉइंट इज कि अब इंसान सिर्फ जॉस बचा है और मामला यह था कि जॉस आइरिस के कपड़े वगैरह चेंज करवा कर उसे अपने सामने डिनर टेबल पे बिठाता है और यहाँ दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं। जॉस का मानना था कि आइरिस की वजह से ही केबिन में सारे लोगों की जान गई है, वहीं आइरिस जॉस को रियलिटी चेक देते हुए कहती है कि जॉस के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसकी लालच के कारण हुआ है। आइरिस बेसिकली यहाँ प्रूव करती है कि जॉस एक बहुत लोनली और डिप्रेस्ड आदमी है और इससे जॉस गुस्सा होकर आइरिस के इंटेलिजेंस को 0 पसंद कर देता है। मतलब जॉस को अच्छा नहीं लग रहा था कि एक रोबोट उससे स्मार्ट है, इनफैक्ट उसे जज कर रही है। खैर अब आइरिस के ऑलमोस्ट इनएक्टिव हो जाने के बाद जॉस उसके हाथ को जला देता है और इस रोबोट को खुद को समाप्त करने को कहता है। आइरिस पेन में तो थी, लेकिन उसमें कोई भी इंटेलिजेंस नहीं था और ऐसे में वो खुद को काइंड ऑफ समाप्त करती है, मतलब सर पे मार के। जॉस भी तब तक आइरिस के डेवलपर्स को अपने केबिन में बुला लेता है और एक सेटअप करता है जहां वो कैट और सरगे और इलाई तीनों के मरने का दोष आइरिस पे डालता है और पैट्रिक को शेरिफ के कपड़े पहनाकर ऐसा एक्ट करता है कि उसने सब कुछ पुलिस में रिपोर्ट करा है। डेवलपर्स को पैट्रिक का फेस बड़ा जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन जॉस कैसे भी झूठ बोलकर उन लोगों को अपनी बात मनवा ही लेता है। जाते जाते डेवलपर्स बताते हैं कि आइरिस के स्टमक एरिया में एक कैमरा लगा है जहां उसका सारा डेटा स्टोर होता है। तो हाँ, ये लोग लैब जाकर डेटा को रिट्रीव कर उसमें आए ग्लिच को चेक करेंगे, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि आइरिस के साथ आखिर क्या हुआ है। मतलब अनलाइक ह्यूमन जिनकी डेटा ब्रेन में स्टोर होती है, आइरिस की डेटा उसके स्टमक में स्टोर होती है, जो जॉस को पता ही नहीं था। और क्योंकि वो रोबोट है तो खत्म होने के बाद भी उसके डेटा को रिट्रीव किया जा सकता है, अनलाइक ह्यूमन। बेसिकली जॉस अब बुरा फंसने वाला था। खैर तो ये दोनों डेवलपर्स आइरिस को अपने ट्रक में लोड करते हैं और जैसे ही केबिन से निकल रहे होते हैं तो पैट्रिक इनके सामने खड़ा हो जाता है और एंड मोमेंट में डेवलपर को याद आता है कि पैट्रिक भी उन्हीं के कंपनी का रोबोट है। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और पैट्रिक एक डेवलपर को समाप्त कर देता है। वहीं इसी चक्कर के दौरान आइरिस भी ट्रक में हील होने लगी थी और वो ट्रक से निकलकर भाग जाती है। अब पैट्रिक दूसरे डेवलपर टेडी के पीछे पड़ा था और एक जगह आकर टेडी को सारे लोगों की लाश मिल जाती है। तभी पैट्रिक डेवलपर को पकड़ लेता है, लेकिन पीछे से आइरिस पैट्रिक पे टेजर गन से हमला करने लग जाती है, लेकिन एक रोबोट दूसरे को खत्म नहीं कर सकता था। तभी आइरिस पैट्रिक को याद दिलाती है कि जॉस उसे प्यार नहीं करता, बस उसका यूज कर रहा है। आइरिस पैट्रिक को इलाई के बारे में याद दिलाती है कि कैसे इलाई उसे सच्चा प्यार करता था और ये सब सुन के पैट्रिक भी अपनी ओल्ड डेटा रिट्रीव कर लेता है। इनफैक्ट वो पास ही में इलाई की बॉडी को देख काफी दुखी हो जाता है। मतलब एक रोबोट होने के बावजूद वो टेजर से खुद को ही समाप्त कर लेता है। तो हाँ, इस पॉइंट पे पैट्रिक रोबोट की भी कहानी समाप्त हो चुकी है, बट टेडी बच चुका है और ऐसे में आइरिस उससे एक मदद मांगती है। वहीं केबिन में जॉस सरगे का पैसा लूटकर भागने की फिराक में था कि तभी उसे सामने आइरिस दिखाई देती है। आइरिस रिवील करती है कि टेडी ने उसके सिस्टम या प्रोग्रामिंग में सुधार कर उसे सेल्फ रिलायंट बना दिया है, जिसका मतलब ये था कि अब आइरिस को कोई और कमांड नहीं दे सकता है, नॉट इवन जॉस। तो हाँ, अब आइरिस जॉस को गन पॉइंट पे लेके उसे डराती है, लेकिन जॉस कैसे भी आइरिस को इमोशनल कर उससे वो गन ले लेता है। इसके बाद एज यूजुअल जॉस आइरिस को चोटिल करने लगता है। मतलब अब भी जॉस का घमंड टूटा
सोचा नहीं था। एक टाइम पे तो जॉस खुद को आयरिस पे इंपोज करते हुए कहता है कि कहो मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, जिस पे आयरिस कहती है कि जॉस ही उसका सब कुछ है। लेकिन एंड मोमेंट पे आयरिस के हाथ एक कॉर्क स्क्रू ओपनर लग जाती है, जिससे वो सीधे जॉस पे हमला कर देती है। हम देखते हैं कि जॉस की दिमाग की नसें फट चुकी है और तो और उसकी एक आंख बिल्कुल सफेद पड़ जाती है, इंडिकेटिंग कि आयरिस ने उसे समाप्त कर दिया है। अब यहाँ जॉस की आंख जो सफेद पड़ गई है, एक उससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जॉस एक ह्यूमन ही है। अब अगली सुबह आयरिस वही मोनोलॉग देती है जो वो मूवी के स्टार्ट में दे रही थी, और वो अपने जले हुए हाथ के चमड़े को उतार कर अपने रोबोट होने की बात को एक्सेप्ट कर लेती है। वो ड्रेसअप होकर सर्गे के सारे पैसे लेकर केबिन से निकल पड़ती है और हम समझ पाते हैं कि अब से वो अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जिएगी। शुरुआत में हम एक फैमिली से मिलते हैं जो कि कंट्री साइड के एक फार्म हाउस में रहते हैं। फैमिली में माँ और 2 बच्चे हैं, जहां माँ का नाम है रमोना, बड़े बेटे का नाम है टेलर और छोटी बेटी का नाम है एनी। शुरुआती कुछ सीन्स में हम समझ पाते हैं कि रमोना और उसके लेट हस्बैंड डेविड इस जगह को बड़ी मेहनत और प्यार से रिनोवेट किए थे, लेकिन थोड़े टाइम पहले एक कार एक्सीडेंट में डेविड नहीं बच सका और रमोना खुद भी इतनी इंजर्ड हुई है कि उसे चलने के लिए भी वॉकर का सहारा लेना पड़ता है। हम ये भी समझ पाते हैं कि एक्सीडेंट के दौरान डेविड ही कार चला रहा था और गीली सड़क की वजह से ये एक्सीडेंट हुई थी। तो अब क्योंकि रमोना फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा हर्ट थी, तो हम उसे घर संभालने में स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। लाइक उठते ही वो कहती है गिव मी स्ट्रेंथ। इनफैक्ट घर का सारा काम टेलर ही करता था, जैसे डॉग चार्ली के साथ खेलना, उसे भोजन देना, फार्म में चिकन को खाना देना, फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट बनाना एंड मच मोर। रमोना इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी कि घर में ना तो ढंग से ग्रोसरीज थे, न डॉग फूड, और लाइट जाने की वजह से इनकी मुसीबत और बढ़ जाती है। रमोना के फोन में चार्ज तक नहीं था कि वो किसी को कॉल कर सके, और वो बार बार टेलर पे बिना बात भड़क रही थी, जिससे टेलर भी चिढ़ रहा था। ओवरऑल हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि रमोना अपने परिवार को बिल्कुल भी नहीं चला पा रही थी बिकॉज ऑफ हर फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन। खैर, तो ब्रेकफास्ट के बाद रमोना देखती है कि उनके घर के बाहर एक लेडी ब्लैक ड्रेस में फुली कवर्ड थी और फार्म के बेंच पे बैठी हुई थी। ऐसे में रमोना टेलर और एनी को अंदर रहने कहती है और खुद इस ब्लैक ड्रेस वाली लेडी से बात करने जाती है। अब पूछताछ करने पे ये ब्लैक ड्रेस वाली लेडी अजीब बातें कहती है, लाइक मैं यहाँ कैसे आ गई, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे घर को फिक्सिंग की जरूरत है, वगैरह वगैरह। लेकिन चीजें क्रीपी तब हो जाती है जब ये लेडी रमोना के ब्रोकन लेग और टूटी कार को देख के ये गेस कर लेती है कि कार एक्सीडेंट में उसका पति खत्म हो गया था। इतना ही नहीं, वो रमोना को डिसअपियर होने कहती है, देन रमोना के बच्चों के बारे में कहती है कि वो खाने लायक पक गए हैं, और फाइनली बार बार रिपीट करती है कि टुडे इज द डे रमोना, यू कॉल्ड मी एंड आई केम। ये सुनकर रमोना डर जाती है और यहाँ हम उस लेडी का हाथ खून से सना हुआ देखते हैं, इंडिकेटिंग कि वो इनके घर के चिकन को समाप्त कर दी है। अब रमोना भाग के अपने कार की ओर जाती है ताकि कार ऑन करके वो अपने फोन को चार्ज कर सके एंड देन पुलिस बुलाए, लेकिन रमोना का कार ऑन नहीं होता और इसलिए वो गराज से टॉर्च लेके घर के अंदर आती है। घर पे बच्चे रमोना से इस ब्लैक ड्रेस वाली लेडी के बारे में पूछते हैं, लेकिन रमोना इन्हें कुछ नहीं बताती। ना ऑफ कोर्स टेलर को शक हो चुका था और वो अपनी माँ से कठिन सवाल पूछे जा रहा था। ऐसे में रमोना बहुत अजीब बिहेव करना शुरू कर देती है, लाइक कप को पटक के फोड़ देना, अपना टेम्पर लूज करना। इनफैक्ट वो अपने घर को भी पूरी तरह से लॉक कर चुकी थी। यहाँ हम रमोना के लेग वाले वुंड में एक फ्लावर का पेटल देखते हैं और इस सीन का छोटा सा सिग्निफिकेंस है जिसके बारे में हम वीडियो के थियरी सेक्शन में बात करेंगे। वैसे एनी यहाँ अपनी पढ़ाई वगैरह करने लगती है और हम देखते हैं कि एनी आर को हमेशा उल्टा लिख देती थी। खैर, तो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी अब भी यार्ड में बैठी थी और रमोना फिर से बाहर जाती है, जहां वो नोटिस करती है कि इनका डॉग चार्ली गायब था। रमोना ये बात फैमिली को नहीं बताती, लेकिन उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी, इतनी कि रमोना और टेलर के बीच काफी बहस हो रही थी और रमोना स्नैप करके एनी तक को डांट देती है क्योंकि वो बार बार उल्टी आर लिख रही थी। रमोना को इंस्टेंटली अपनी गलती का एहसास भी होता है और वो एनी को हक करती है, लेकिन मिरर में वो खुद को एनी के पीठ में चाकू मारते देखती है। जी हाँ दोस्तों, फॉर्चुनेटली ये रमोना का वहम था क्योंकि रियलिटी में वो चाकू एक पिलो में घुसाई थी जिसे वो हक कर रही थी। अब ये देख के टेलर शॉक में था और वो समझ गया था कि अब उसे ही कुछ करना होगा क्योंकि उसकी माँ मेंटली स्टेबल नहीं दिख रही थी। ऐसे में जब एनी को थोड़ी चोट आती है और रमोना उसके साथ बिजी हो जाती है मरहम पट्टी करने में, तो टेलर चुपचाप घर से निकल के कार लेके पड़ोसी फार्म तक जाने की सोचता है। बट एज वी ऑल नो कि कार ऑन ही नहीं हो रही थी और ऐसे में कुछ देर बाद रमोना टेलर को घर के बाहर पकड़ लेती है। इस बात पे एक बार फिर रमोना और टेलर के बीच कहासुनी हो जाती है और इस सब के दौरान वो
वुमेन इन द यार्ड उसी जगह पे बैठी हुई थी। टेलर को इस पॉइंट तक ये भी पता चल गया था कि उनका डॉग चार्ली गायब है और रमोना इनसे कुछ तो छिपा रही है। तो हाँ, टेलर के लिए अब तक पानी सर से ऊपर जा चुका था और वो भाग के एक कमरे में जाता है ताकि वो अपने पिता का गन निकाल सके। रमोना उसे रोकने की कोशिश करती है और इसी अफरा तफरी के बीच हम वुमेन इन द यार्ड को घर के और भी करीब बैठा हुआ पाते हैं। अब इस पॉइंट पे टेलर को गन मिल जाती है और वो गन लेकर घर से बाहर निकलता है। देन वो वुमेन इन द यार्ड को अपनी प्रॉपर्टी से जाने को कहता है। इसके जवाब में लेडी डरती नहीं है बल्कि ब्लैक वेल हटा के अपना चेहरा दिखाती है और वो बोलना शुरू करती है कि टेलर की मां रमोना उससे झूठ बोली है। इस बारे में झूठ? वेल, वो आपको आगे तुरंत ही पता चल जाएगा। वैसे यहाँ हम इस लेडी के शैडो को ग्रो करते हुए देखते हैं, विच टेल्स अस कि उसके पास शैडोज को मैनिपुलेट करने की पावर है। तो अगले सीन में हम टेलर को घर के अंदर आते हुए देखते हैं और वो अपनी मां रमोना से अपने पिता के एक्सीडेंट का सच पूछता है। दोस्तों, इस पॉइंट पे रमोना सच बताती है, विच वाज रियली शॉकिंग। सो बेसिकली एक्सीडेंट वाले दिन रमोना और उसका हस्बैंड डेविड एक फैंसी डिनर पे गए थे जहां रमोना काफी अपसेट थी। क्यों? क्योंकि रमोना को इस फार्म हाउस पे फार्म वाली लाइफ जीने में और घर का सारा काम करने में मजा नहीं आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। अब प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि इससे पहले ये कपल सिटी लाइफ जी रहे थे और तब भी रमोना ही कंप्लेन किया करती थी कि कैसे उसकी जॉब टफ है, वो हमेशा रोया करती थी एंड ऑल दैट। मतलब रमोना को ही विलेज लाइफ चाहिए थी जहां उसे काम वगैरह नहीं करना पड़े। एंड अब जब वो लाइफ मिल रही है तो यहाँ भी रमोना परेशान ही थी। तो हाँ, जब डेविड सिटी में था तो वो सिटी छोड़ के पूरे परिवार को फार्म पे ले आया जैसा रमोना को चाहिए था। लेकिन क्योंकि अब रमोना यहाँ से भी मूव करना चाहती थी तो डेविड कहता है कि ये पॉसिबल नहीं होगा। इन शॉर्ट, फैमिली में सब खुश थे, डेविड खुश था, बच्चे भी खुश थे, लेकिन रमोना बहुत ज्यादा परेशान थी। इतना परेशान कि वो तो सबको छोड़ के जाने तक की बात कह देती है। तो उस रात डिनर के बाद डेविड नहीं बल्कि रमोना कार ड्राइव करती है और वो अपने ही ख्यालों में थी। तब रमोना को यही यार्ड वाली औरत शायद मिरर्स में दिखती है जिसके कारण उसका ध्यान भटकता है और कार का एक्सीडेंट होता है। इस एक्सीडेंट में डेविड नहीं बच सका और रमोना काफी जख्मी हो गई। एंड देन रमोना अपने बच्चों से ये कह दी कि उस दिन वो नहीं बल्कि डेविड कार चला रहा था ताकि ब्लेम उस पे ना आए। तो दोस्तों, अब ये जान के टेलर काफी टूट चुका था और इसी दौरान वो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी अपनी शैडोज के पावर से पूरे घर को हिलाने लगी थी एंड शैडोज से घर का सामान इधर उधर फेंकने लग गई थी। हम देख पाते हैं कि ब्लैक ड्रेस या यार्ड वाली वुमेन का शैडो पूरे घर पे आने लगा था और इसीलिए रमोना अलोंग विथ एनी एंड टेलर जाके एटिक में छिप जाते हैं। एटिक में भी ये लेडी विंडो वाले लाइट की शैडो से एनी को खींचने लगती है, लेकिन एन वक्त पे टेलर विंडो को कवर कर देता है जिससे शैडो बनना बंद होता है। नाउ एट दिस पॉइंट ये लेडी टॉर्च की लाइट्स वगैरह फ्लिकर करके इन्हें डराती है और इन द एंड रमोना पे हावी हो जाती है। सिचुएशन ऐसा आता है मानो वो लेडी रमोना के साथ काइंड ऑफ मिक्स हो गई है एंड देन वो क्रीपली एनी की तरफ बढ़ती है। एट वन पॉइंट ये वुमेन और उसकी घोस्टली शैडो एनी को हक करती है और अगले ही क्षण एनी गायब हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, टेलर अब अकेला था लेकिन तुरंत ही हम रमोना को वापस आते देखते हैं और ये दोनों मिलकर एनी को ढूंढना शुरू करते हैं। अब ढूंढते हुए रमोना यहाँ एक अजीब डोर से किसी कमरे में पहुंच जाती है जहां हम अगेन पास्ट का सीन्स देख पाते हैं। इस सीन में डेविड होता है जो कि काफी खुश था क्योंकि इनका फार्म हाउस कंप्लीट हो गया था और फार्म में रमोना के फेवरेट फ्लावर्स थे विच वर आइरिसेस। ये लोग हाउस को नेम करने का सोचते हैं और रमोना भी डेविड के करीब जाती है, लेकिन एकदम से डेविड वहां नहीं था। देन डेविड आता है, रमोना पे हमला भी करता है, मतलब वियर्ड सीन यहाँ पे था। एंड देन रमोना एकदम से ब्लैकआउट करती है और अगले क्षण खुद को ब्लैक ड्रेस में यार्ड के अंदर पाती है और वो अपने सामने खुद को ही देखती है। जी हाँ दोस्तों, ये वही सीन है जब रमोना पहली बार वुमेन इन द यार्ड को कन्फ्रंट करने आई थी। बट द ट्विस्ट हियर इज कि इस बार ब्लैक ड्रेस में भी खुद रमोना ही काइंड ऑफ स्टक थी। अब ऐसा क्यों है उस पे हम थियरी सेक्शन में बात करेंगे ही, बट फॉर नाउ हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रेस वाली रमोना अपनी वेल को खींचने लगती है काइंड ऑफ लाइक स्टक इन इट और नॉर्मल रमोना इस बार कहती है कि टुडे इज द डे। यहाँ सीन कट होता है और रमोना वापस से खुद को एटिक में पाती है जहाँ टेलर और एनी दोनों मौजूद थे। नीचे जाने पर रमोना के सामने वो वुमेन इन द यार्ड फिर से आती है और रमोना गन दिखा के उसे धमकाती है। अब दोस्तों इस पॉइंट पे वो वुमेन कहती है कि रमोना खुद ही उसे बुलाई है। हर सुबह रमोना कहती थी ना कि गिव मी स्ट्रेंथ, बट द क्वेश्चन इज कि उसे क्या करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। एज इट टर्न्स आउट रमोना खुद से गलत करने के लिए स्ट्रेंथ मांग रही थी क्योंकि वो जिंदगी में पूरी तरह से हार गई थी और ये वुमेन इन द यार्ड इसलिए यहाँ आई है ताकि रमोना वो कर सके जिसके लिए उसे हिम्मत चाहिए। अब मैं यहाँ क्लियर नहीं बोल सकता हूँ, क्या आप समझ ही गए होंगे क्योंकि यूट्यूब का खेल आप सभी जानते हैं। एनीवेज रमोना को भी रियलाइज होता है कि वो अपनी मदरली ड्यूटीज तो कर नहीं रही, सारा काम टेलर ही करता है। तो ऐसे में वो टेलर और एनी को यहाँ से जाने कहती है। कहाँ जाने? वेल, पड़ोस वाले फार्म में। ये दोनों चले जाते हैं और अब रमोना इस वुमेन इन द यार्ड के साथ अकेली थी। इसके बाद एज एक्सपेक्टेड ये वुमेन रमोना को गलत करने के लिए भड़काती है और रमोना भी गन खुद पे तान चुकी थी। बट देन
देन अगले सीन में हम रमोना को सही सलामत घर से बाहर निकलते देखते हैं और टेलर एंड एनी भी यहाँ आ चुके थे। रमोना अपने बच्चों से कहती है कि उसने यार्ड वाली वुमेन को भगा दिया है और अब वो मोस्टली नहीं आएगी। इवन इफ आ गई तो ये लोग उसका सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। इसके बाद ये फैमिली वापस घर में जाती है और इसी पॉइंट पे घर में लाइट भी आ जाती है। इनफैक्ट इनका डॉग चार्ली भी वापस आ जाता है। यहाँ से कैमरा इनके घर के गेट पे पैन करता है जहाँ घर का नाम है आइरिस हेवन। इसके बाद कैमरा रमोना की एक अधूरी पेंटिंग पे जाता है जो कि सेल्फ पोर्ट्रेट लग रही थी, लेकिन मुझे पर्सनली इस फोटो में वुमेन इन द यार्ड की झलक भी देखने को मिली। ये फोटो रमोना का साइन किया हुआ था जहाँ ये नेम उल्टा लिखा था, यानी मिरर में दिखेगा जिस तरह से वैसे ही हर एक अल्फाबेट ऑपोजिट था। देन ये मूवी डेविड के फिल्म के ओपनिंग वाले डायलॉग के साथ खत्म होती है, व्हिच वाज आई हैड द मोस्ट अमेजिंग ड्रीम।